चलिए, आ जाते हैं हम लोग अपना काम करते हैं ना। सही है। चलिए पेन ले ले। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस एन भारती और आप देख रहे हैं बिहार दरोगा का डिस्कशन बैच। आप लोग सभी कोई जो है बना चुके होंगे। ये जो आप सेट मिला था आप लोगों को, सेट बना चुके होंगे। आज तो जो आप लोगों को मिला था रेयांश का सेट मिला था और इसमें जो है कुछ कुछ अशुद्धियां हैं और अशुद्धियां हैं तो सभी पर जो है हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है। आवाज आपके पास बिल्कुल सही है, चेक कर लें आवाज ठीक है आवाज। चलिए, साथ साथ आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा और जो है ऑनलाइन पे तो सभी कोई आ जाते हैं और साथ साथ हम लोग बनाएंगे। और जिनको सेट मिल चुका है तो बना ही चुके होंगे, जिनको नहीं मिला है टेलीग्राम से आप डाउनलोड करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है हम लोगों के सामने में, इसको करते हैं जूम और जूम करते हैं तो आ जाते हैं हम लोग। पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं कि पहला प्रश्न आपके पास क्या है। चलिए, ठंड का मजा आप ले रहे होंगे, है ना। ठंड आपके लिए जबरदस्त है। चलिए, पहला प्रश्न इसी से थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं जिससे क्या हो कि आपको पढ़ने में सुविधा हो, और जब पढ़ने में सुविधा हो तो आपके लिए बेहतरीन तरीके से आपको मिले। चलिए, पहला प्रश्न है। प्रश्न सभी अच्छा प्रश्न है, लेकिन कुछ कुछ अशुद्धियां आज के आंसर शीट में कुछ ज्यादा है जो कि आपको जो है परेशानी का सामना करना पड़े था। यहां पर आते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है आपके लिए कि राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। राष्ट्रीय आपात, समझ रहे हैं बात को, 352 के बारे में बात कर रहा है और 352 के बारे में जब बातचीत किया जा रहा है तो देखते हैं आपके पास 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन को पहले थोड़ा सा, चलिए इसको जो है थोड़ा और बड़ा करते हैं। अब आ चुका है, 4 ऑप्शन आपके पास में है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है आपके पास में। तो सबसे पहला क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जो है संपूर्ण देश अथवा केवल इसके किसी एक भाग पर जो है लागू हो सकती है। बिल्कुल सही लाइन लिखा हुआ है और पूछ रहा है कि कथन कौन सा सही नहीं है। दूसरे लाइन पर पढ़ लेते हैं कि राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा केवल जो है मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर प्राप्त होने पर ही हो सकती है। बिल्कुल एक ही जगह आपको केवल मंत्रिमंडल का जिक्र है और वह मंत्रिमंडल का जिक्र आपको देखने को मिलता है राष्ट्रीय आपात के लिए ही इस शब्द का प्रयोग किया गया है, आपको मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल सही है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को जो है न्यायिक समीक्षा परिधि से जो है बाहर कर दिया गया था। यहां पर जो है थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है। यह होगा 38वां आपको संविधान संशोधन। कौन सा? 38वां संविधान संशोधन। 38वां संविधान संशोधन से जो है न्यायिक समीक्षा से जो परिधि से क्या कर दिया जाता है, इसको बाहर कर दिया जाता है। जबकि फिर से बहाल कब कर देती है? बहाल, ध्यान रखना है कि बहाल आपको 44वें संवैधानिक संशोधन से जो है आपको 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा फिर से इसको बहाल कर दिया जाता है कि हाँ समीक्षा के लायक ये न्यायिक समीक्षा इस पे हो सकती है। 38वां में बोला जाता है क्या, न्यायिक समीक्षा की परिधि से इसको क्या होना चाहिए, बाहर होनी चाहिए, है ना। तो 38वां से इसको बाहर कर दिया जाता है। लेकिन फिर से 38वां होती कब है? 1975 में। ये भी ध्यान रखेंगे, 38वां संवैधानिक संशोधन आपको 1975, जबकि 44वां आपको पता होना चाहिए कि 44वां कब होता है, 1978 में होता है और 42वां जो है 1976 में होता है। 42वां का यहाँ पर जो है 42वां में भी कही जाती है, लेकिन हम मेन आपको आते हैं पॉइंट, 2 पॉइंट पर आप याद रखेंगे। 38वां पे हटाया जाता है, 44वां आपको यहां से फिर से बहाल कर देता है। आंसर कौन सा बनेगा? तो आंसर आपका बनेगा सी नंबर, आपका आंसर बनेगा। बिल्कुल आंसर सी नंबर बनेगा। चलें आगे प्रश्न ले लें। सभी प्रश्न तैयार करेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे और सभी प्रश्न पर बातचीत करेंगे। प्रश्न आपके लिए है, 100 प्रश्न है और सभी पर बातचीत करेंगे, विशेष बातचीत करेंगे, है ना। यहां पर अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में धूल कण की उपस्थिति के कारण निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है। तो ऐसा कौन सी घटना है जो कि वायुमंडल में धूल कण के उपस्थिति के कारण घटती है? तो क्या बादलों का निर्माण होता है? बिल्कुल बादलों का जो निर्माण होता है धूल कण के वजह से ही होता है। संघनन जो बनती है, आप सुने होंगे कि बादलों के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक जो देखने को मिलता है, एक नाम आपको देखने को मिलता है, कह सकते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण है इसके लिए बादलों के लिए होनी क्या चाहिए, संघनन होना चाहिए। और संघनन किस पे होना चाहिए? कोई ना कोई उसके लिए कण चाहिए, है ना। बादल कह सकते हैं कि बादल जो
बादल बनती है तो बूंदे बनती है, पानी की बूंदे बनती है। पानी के बूंदे के लिए एक कोई ना कोई कण की आवश्यकता है, और कण वो हो सकता है या तो नमक का कण हो सकता है या कोई धूल कण हो सकता है। तो नमक कण या कोई भी प्रकार का कण हो सकता है। तो ये सब क्या है, अशुद्धियां है। और वायुमंडल में ये धूल कण पर, धूल कण या नमक कण किसी प्रकार का कोई कण होना चाहिए जो कि संघनन के लिए, जब तक नहीं रहेगा कोई भी कण, धूल कण हो या नमक कण हो, जब तक नहीं रहेगा ये संघनन नहीं होगा। संघनन नहीं होगा तो बादल का निर्माण नहीं होगा। तो बादल के निर्माण के लिए जो है कण की आवश्यकता है, बिल्कुल धूल कण की आवश्यकता है। तो ये बिल्कुल ठीक होगा, कूट मिलाना है। उसके बाद सूर्यताप का परावर्तन, जो सूर्य से आने वाली रोशनी है कुछ अवशोषित हो जाती है, जबकि कुछ रोशनी क्या किया जाता है, इसको परावर्तित कर जाता है। तो ये भी बिल्कुल ठीक लाइन लिखा हुआ है। उसके बाद अरोरा, अरोरा आप पढ़ेंगे, अरोरा जो ऑस्ट्रेलियस होती है, तो अरोरा ऑस्ट्रेलियस कहां पर बनता है, तो अरोरा ऑस्ट्रेलियस आपको देखने को मिलता है कहां पर, ये दक्षिणी कहां पर, गोलार्ध में देखने को मिलता है। कहां पर देखने को मिलता है, ये दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिलता है। और दक्षिणी गोलार्ध में आप पढ़े होंगे कि दक्षिणी गोलार्ध में जो होता है ये प्राकृतिक एक तरह से क्या है, प्राकृतिक प्रदर्शन होती है, जो आने वाली आवेशित कण को क्या कर लेता है, चुंबकीय क्षेत्र में वायुमंडलीय गैसों को टकराने से ये उत्पन्न होता है। ये कहां पर, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में, ध्यान रखेंगे। अरोरा कहां पर, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में बनती है। तो यहां पर इसका धूल कण से कोई लेना देना नहीं है, ये दक्षिणी गोलार्ध में, तो धूल कण से इसका कोई लेना देना है। जबकि धूम कोहरा जो है, धूम कोहरा आप तो समझ ही रहे, तो कोहरा का जो निर्माण होता है आपको यहां पर इसका निर्माण जरूर आवश्यक है। ये धूल कण इसके लिए कह सकते हैं कि जिम्मेदार होता है। तो धूल कण ये जिम्मेदार होता है। तो जो जिम्मेदार नहीं है उसको ऑप्शन को छांटेंगे। तो कौन कौन सा ऑप्शन छांट यहां से हट रहा है, ऑप्शन सीधी सी बात है कि आपको बादलों का निर्माण, सूर्यताप और उसके बाद धूम कोहरा। जबकि नहीं होगा कौन सा, अरोरा नहीं होगा। तो आंसर बनेगा आपका 1, 2 और 4 बनेगा। कौन सा आंसर बनेगा, 1, 2 और 4। क्या बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा और 4 बनेगा। और नहीं बनेगा कौन सा, आपको 3 नंबर नहीं बनेगा। 3 नंबर जिसमें है उसको छांट दीजिए। 1, 2, 4 देखने को मिलता है, आपको डी नंबर में देखने को मिलता है। आंसर आपका क्या बनेगा, तो डी नंबर आपका आंसर। यदि आप डी नंबर आंसर बनाए होंगे तो बिल्कुल आप सही आंसर बनाए होंगे। क्या डी नंबर बनाए थे आंसर, यदि आप डी नंबर आंसर बनाए हैं तो बिल्कुल सही है। यदि डी नंबर आंसर नहीं बनाए हैं तो आप आंसर को सुधार करेंगे। सभी आंसर पर बातचीत करते चलेंगे। चलिए सही है, थोड़ा सा जो है आवाज को जो है थोड़ा स्लो करना होगा क्योंकि बोलना बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, आपको डी नंबर का जो आंसर है बिल्कुल सही है। चले आगे प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, बनाते रहिएगा। यदि नहीं बनाए हैं तो आप प्रश्न पर ही नोट करके रखेंगे, जिससे क्या होगा, जितना भी प्रश्न आपके लिए समय है कम, जो दरोगा का एग्जाम है तो एग्जाम आपको मात्र कह सकते हैं कि आप 20 दिन आपके पास आसपास में बचा हुआ है। और 20 दिन के अंतर्गत जो है आप जितना क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं वो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो आज अगले प्रश्न पर बात करें। और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है आपको इकोनॉमिक्स से संबंधित है और आरक्षित जमा अनुपात के बारे में है। तो आरक्षित जमा अनुपात जिसको कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, ठीक है। आप लोग नाम सुनोगे कैश रिजर्व रेशियो, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CRR के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, CRR, कैश रिजर्व रेशियो के नाम से जाना जाता है, CRR। और CRR हम लोग रखते किसके पास है, तो CRR जो है रखते हैं किसके पास रखते हैं, याद है CRR, तो CRR रिजर्व बैंक के पास रखा जाता है। और कितना प्रतिशत, तो रिजर्व बैंक के पास जो है 3%। अभी वर्तमान में CRR, ध्यान रखेंगे, वर्तमान में CRR कितना कर दिया गया है, 3% कर दिया गया है। कितना कर दिया गया वर्तमान में, CRR आपको 3% रखा गया है। और ये किसके पास, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जो है रिजर्व बैंक के रूप में आपको रखी जाने वाली कुल जमाओं का अनुपात RBI के पास रखी जाती है और इसी को बोला जाता है CRR, जो वर्तमान में 3% है। तो आंसर आपका क्या होगा, आंसर आपका A नंबर ही होगा। आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहीं पर हम लोग देख लेंगे कि आपको पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, आपको सीधी सी बात है, आपको पूछा जाता है रिजर्व क्या, रिवर्स रेपो दर पूछा जाता है। एक तो रेपो दर, चलिए दोनों लिख देते हैं। रेपो पूछा जाता है, रेपो दर पूछा जाता है, और उसके बाद यहां पर लिखेंगे, उसके बाद क्या पूछा जाता है, रिवर्स रेपो दर पूछा जाता है। रिवर्स रेपो दर दोनों इंपोर्टेंट है। और उसके बाद पूछा जाता है एक CRR अभी बताया, एक पूछा जाता है SLR पूछा जाता है। और SLR जो है बैंक अपने पास रखती है, यह कैश के रूप में रखा जाता है, नाम ही है कैश के रूप में। जबकि SLR है जो किसी भी रूप में, सोना चांदी, ठीक है,
बॉन्ड कुछ किसी भी फॉर्म में रखा जाता है। और वर्तमान में एसएलआर कितना प्रतिशत है? वर्तमान में एसएलआर 18%, इसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं। जबकि सीआरआर पहले 4% हुआ करता था, 4 से आपको 3% कर दिया गया है। वहीं पर रेपो दर जो है वर्तमान में है 6 दिसंबर 2025 को चेंज करके यहां पर क्या कर दिया गया है? 5.25% कर दिया गया है। वहीं पर यदि रिवर्स रेपो दर बात करेंगे, रिवर्स रेपो दर वर्तमान में कितना है? तो 3.35 आपको परसेंटेज है। ये रिवर्स है, ये आपको रेपो दर है। तो आप जो है वर्तमान डाटा याद रखेंगे, जब भी पढ़ेंगे तो एकदम करंट डाटा याद रखेंगे। ठीक है, चलें आगे। तो आंसर आपका बन चुका होगा, आंसर आपका 1 नंबर। आगे लेते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। चलिए, ये प्रश्न तो हो चुका है, बना चुके होंगे ये प्रश्न। चलिए अगला है, यहाँ पर है आपको 4 नंबर प्रश्न है। और 4 नंबर जो प्रश्न क्या है कि राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या क्रमशः हो सकती है। तो आपको राज्य विधानसभा के बारे में है, राज्य विधानसभा की सदस्यों की अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 500 अधिकतम है, 60 न्यूनतम है, 530 न्यूनतम, 60, 540 या 40, 550 या 35 क्या होना चाहिए? तो आप आंसर बता सकते हैं कि आंसर आपके पास सीधी सी बात है। आर्टिकल आप लोग 170 पढ़े होंगे, है ना? और 170 आर्टिकल में क्या बोलता है? 170 आर्टिकल बोल रहा है कि विधानसभा जो होती है, भारत की जो विधानसभा की सीटों के बारे में बताया गया है कि अधिकतम कितनी होनी चाहिए? तो अधिकतम हो सकती है आपको कितना? 500 अधिकतम हो सकती है। 500 अधिकतम, 500 आपको कहां देखने, एक ही जगह देखने को मिल रहा है। चलिए 500 अधिकतम दे होगी। और उसके बाद न्यूनतम के बारे में यदि बात करें कि न्यूनतम कितनी हो सकती है, तो न्यूनतम हो सकती है आपको 60 हो सकती है। कितना हो सकता है न्यूनतम? तो न्यूनतम 60 हो सकती है। लेकिन कुछ राज्य अपवाद भी, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये आर्टिकल कितना? तो आर्टिकल आपको जो है, आर्टिकल आपको 170 ये बात कर रही है कि आर्टिकल 170 बोल रहा है कि अरे विधानसभा की सीट आपको बनाना है तो अधिकतम आप 500 बना सकते हैं जनसंख्या के अनुपात में, या न्यूनतम आपको रखना होगा तो कम से कम 60 रखना होगा। तो आंसर आपका तो ये तो बन जाएगा, यहां पर आंसर बन जाएगा। लेकिन यहां पर कुछ राज्य ऐसे भी राज्य हैं जो कि आपको याद रखना होगा कि जो कि अपवाद के अंतर्गत आते हैं। जैसे सबसे पहले राज्यों में आते हैं तो कौन सा? गोवा और सिक्किम, है ना, मिजोरम। ठीक है, ध्यान रखेंगे, गोवा, सिक्किम, मिजोरम। सबसे पहले आते हैं गोवा। गोवा बार बार पूछा जाता है कि गोवा में वर्तमान में कितनी सीटें हैं? तो गोवा में 40। बोर्ड पर आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा है बोर्ड पर? अरे नहीं आ रहा है बोर्ड पर लिखा हुआ, चलिए देख लेंगे अब। गोवा, ठीक है, आ रहा है। गोवा जो है आपको कितना है? 40 है गोवा में। और उसके बाद बात करें कि गोवा के साथ साथ जो है कहां पर? तो गोवा के साथ साथ मिजोरम, जो नीचे वाला मिजोरम है। ठीक है, गोवा के साथ साथ आपको मिजोरम याद रखेंगे। मिजोरम में कितना है? तो मिजोरम में भी आपको 40 है। मिजोरम में कितना है? तो मिजोरम में भी आप 40 ध्यान रखेंगे। मिजोरम में 40। उसके बाद ध्यान रखेंगे मिजोरम, गोवा, मिजोरम हो गया। और कौन सा? सिक्किम। 3 राज्य याद रखेंगे। सिक्किम में कितना है? तो सिक्किम में 32। सिक्किम में 32। और उसके बाद आपको एक और ध्यान रखना होगा, पुदुचेरी। पुदुचेरी में कितना है? पुदुचेरी में 30। केंद्र शासित प्रदेश है 30। इतना यदि आप याद रखते हैं तो इतना आपको एक्स्ट्रा है। ये सिक्किम में 32, ठीक है, यहां ले लीजिएगा, सिक्किम 32। चलिए सिक्किम में 32, इतना यदि आप याद रखते हैं तो आपसे प्रश्न आसानी से बनेगा। अधिकतम लिखा हुआ है कि आपको आर्टिकल 170 बोल रहा है कितना होनी चाहिए? 500 होनी चाहिए, न्यूनतम 60 होनी चाहिए। और कुछ ऐसे राज्य है जहां पर की सीटों की संख्या इसके बावजूद भी कम है। तो कहां कहां पर? गोवा में आपको मात्र 40 सीटें देखने को मिलती है। उसके बाद कहां पर? मिजोरम में आपको मात्र 40 सीटें देखने को मिलती है। सिक्किम में मात्र आपको 32 सीटें, क्योंकि बाद में इसको मिलाया जाता है 1975 में, तो 32 सीटें बोला कि चलो कोई दिक्कत नहीं है। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है तो यहां पर भी जो आपको देखने को मिलता है मात्र आपको 30 सीटें देखने को मिलता है। इतना आप याद रखते हैं तो आपके लिए काफी है। ठीक है, इतना चल रहा है, सही है आपका? ठीक है, चले आगे चले। सब बना रहे हैं आप लोग, बनाते रहिएगा। यदि नहीं बना है तो बनाते रहिएगा, ठीक है। और साथ साथ आराम से बनाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए, भारत में जो है राजनीतिक दलों की पंजीकरण किया जाता है। ये तो आसान सा प्रश्न है कि भारत में पंजीकरण जो किया जाता है किसके द्वारा किया जाएगा? तो पंजीकरण जितने भी मान के चले कि चुनाव से संबंधित जो भी बातें होगी, तो चुनाव से संबंधित जो भी बातें होगी कौन करेगा? ये निर्वाचन आयोग करेगा। और निर्वाचन आयोग के बारे में जैसे ही नाम आता है तो आंसर तो निर्वाचन आयोग। भाग जल्दी से बता दीजिए कि निर्वाचन आयोग के बारे में जिक्र जो है किस भाग में है? क्या आपको पता है? आर्टिकल भी आपको याद रहनी चाहिए कि आर्टिकल आपको कहां पर है, और क्या कर सकते हैं आपको आर्टिकल के साथ साथ भाग किस में है। तो भाग आपको याद होनी चाहिए कि भाग आपको 15 में है। भाग कहां पर है? तो भाग आपको 15 में है। और आर्टिकल यदि बात करें तो 324 से लेकर 329 तक आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? आपको निर्वाचन आयोग के बारे में देखने को मिलता है। तो आंसर आपका यही होगा,
ठीक है, राजनीतिक दलों की पंजीकरण कराया जाता है। इसी के द्वारा सभी चुनाव की प्रक्रिया जितनी भी है आपको निर्वाचन आयोग को सौंप दिया गया है। एक आयोग बना दिया गया है निर्वाचन, जो कि चुनाव संबंधित जितनी भी प्रक्रिया है ये आपको देखता है। सेट आपको बता चुके हैं कि रेयांश का है, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पहले ही बता चुके हैं कि जितना भी मार्केट में जो भी पब्लिकेशन है, जो भी टीचर है, सभी का आपको सेट यहां पर करवाया जाता है और सुबह शाम करवाया जाता है ना। तो सुबह शाम करवाया जाता है, तो आप याद रखेंगे अच्छे से। यदि आप अभी तक भी सेट नहीं दे रहे हैं तो आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर जो है मार्केट का सभी सेट यहाँ पर तैयार करवाया जाता है और डिस्कशन के साथ करवाया जाता है। चले अगले प्रश्न पर बात करें। अगला प्रश्न क्या है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आसान सा प्रश्न है। आगे आपको संविधान के किस, नीचे कर देते हैं जिससे आपको यहां पर पढ़िएगा। यहां पर 6ठा नंबर का प्रश्न है कि क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद में जो राज्य द्वारा जो है प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा दिए जाने का उल्लेख है। तो आपको राज्य सूची के बारे में दिया है कि राज्य के बारे में कि कहां पर इसका वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले आता है तो ये जो आपको दिया गया है 350 में दिया गया है। आर्टिकल पूछ रहा है कि प्राथमिक शिक्षा किसके बारे में बात कर रहा है, कि प्राथमिक शिक्षा के बारे में बात कर रहा है। प्राथमिक शिक्षा आपको मातृभाषा दिए जाने का जो उल्लेख है किसमें दिया जाएगा, आपको 350 में। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपको भारतीय भाषा, तो भारतीय भाषा का जिक्र सबसे पहले कहां पर देखने को मिलेगा। भारतीय भाषा का जिक्र आपको भारतीय भाषा का आर्टिकल यदि बात करें तो भारतीय भाषा कहां पर देखने को मिलता है, तो आपको भाग 17 में देखने को मिलता है। और यदि पूछे कि मान के चलिए कहां से कहां तक आर्टिकल में, तो ये आर्टिकल आपको 343 से लेकर कहां तक 300 आपको 51 तक देखने को मिलता है। कहां तक देखने को मिलता है, 343 से आपको 351 ये आपको आर्टिकल देखने को मिलता है और सभी इंपोर्टेंट आर्टिकल है। और आर्टिकल ये तो आपको बन चुका होगा। यदि बात करें कि 351 में क्या है, 354 में क्या है, 344 में क्या है और 349 में क्या है, इस पर भी थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। तो राज्यसभा में जो संबंधित आपको कह सकते हैं कि आयोग जो है, संसद जो समिति बनाई जाती है, चलिए राजभाषा के संबंध में यदि आयोग समिति समय बनाया जाएगा तो ये कहां पर, तो ये समिति तैयार की जाएगी। तो समिति आपको देखने है, आपको राज्य संबंधी जो आयोग बनाया जाता है समिति तैयार की, आपको 44 में देखने को मिलता है, 344 में देखने को मिलता है। यदि भाषा संबंधी कोई विधि बनाने की आवश्यकता है तो विधि आपको याद रखेंगे, विधि यदि आवश्यकता है तो विधि आपको कहां पर, आपको 349 में देखने को मिलेगा। यदि क्या कहते हैं संसद के द्वारा कर्तव्य होगा, संसद का क्या कर्तव्य होगा कि राजभाषा का क्या करे, प्रचार प्रसार करे। संसद का कर्तव्य क्या है, संसद का कर्तव्य होगा क्या कि जो राजभाषा है, राजभाषा कौन सी, तो राजभाषा ध्यान रखेंगे जो आपको राजभाषा है, या कह सकते हैं कि जो हिंदी है, आ जाते हिंदी, ठीक है। जो संसद के द्वारा, संसद का कर्तव्य होगा कि हिंदी का क्या करे, प्रसार प्रसार करे, ठीक है, प्रसार करे, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रचार प्रसार आपको देखने को मिलता है ये 351 में, 350 में आपको मातृभाषा प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र आपको दिया हुआ है, ठीक है। और ये आपको 349 और कुछ दिन पहले भी बताए थे आपको जब करंट अफेयर्स करवा रहे थे वहां पर आपको किस राज्य के बारे में, तो राज्य था आपको कौन सा, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में आपको बताए थे कि महाराष्ट्र जो है अपनी शिक्षा संबंधी जो वहां पर हिंदी उसको इन्वॉल्व कर दिया कि मातृभाषा के साथ साथ जो है हिंदी को जो है पढ़ाना होगा बच्चे को, वहां पर उस दिन जिक्र किए थे। तो आपको ध्यान रखना होगा इस प्रश्न को। आज आगे आसान सा प्रश्न है, आंसर आप समझ चुके होंगे 350। चलते हैं अगले प्रश्न में बात करते हैं। और यहां पर जो है आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ा। आइए देख लेते हैं क्या है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को जो है उनके कार्यकाल की अवधि पूर्व हटाया जा सकता है। तो संघ लोक सेवा आयोग के बारे में और संघ लोक सेवा आयोग के बारे में जो है सभी के द्वारा अलग अलग यहाँ आयोग के द्वारा है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, ठीक है, और संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो है इसको हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है इसके बारे में आर्टिकल आपको यदि बात करें कि आर्टिकल कहां पर जाकर मिलेगा, तो आर्टिकल आपको 317 में मिलेगा। कहां पर मिलेगा, 317 में मिलेगा। और 317 में कहा ऐसा गया है कि राष्ट्रपति जो है, यहां पर लिखा हुआ कि इसकी सिफारिश पर सिफारिश की आवश्यकता वैसे नहीं है, यहां सिफारिश की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जो अब सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय जो है, यहां एक तरह से जांच बैठेगा। किस पर, ये जांच करेगा कि संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है, जो भी अध्यक्ष है, उस पर जांच किया जाएगा और उसके अनुसार से यहां पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। तो ये आंसर बिल्कुल सही है, आसपास है, आसपास है, तो आंसर हम ले लेंगे। बी नंबर आंसर लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। संसद के द्वारा नहीं हटाया जाएगा, ध्यान रखेंगे। बहुत सारे छात्र जो है संसद के द्वारा मारे थे कि संसद के द्वारा पारित करके 2/3, तो संसद के द्वारा नहीं, यहां पर आयोग बनाया गया है। वैसे आप देखिएगा कि लोक सेवा आयोग को जो ये अध्यक्षता है इसको हटाने के लिए आपको देखने को मिला न्यायिक आयोग है, न्यायिक आयोग के द्वारा जो है हटाया जाता है, जो कि उच्चतम न्यायालय के जो भी सदस्य होते हैं, जज होते हैं, उन्हीं को बैठाकर ये आयोग बनाया जाता है। तो यहां पर यह ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति के द्वारा, ये आसपास है तो आंसर ले लेंगे आसपास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आंसर में। आगे आ जाए। अब है मिलान करने के लिए कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। आसान आसान है,
और आसान आसान है, सबसे पहले जो जानते हैं उसके बारे में मिलाइए। उस नीचे में कूट दिया है आपको, नीचे में कूट है 81 क्या होगा लोकसभा की संरचना, सीधी सी बात है लोकसभा की संरचना आप पढ़े हो कि लोकसभा की संरचना कहां पर, तो लोकसभा की संरचना आपको 81 में, जबकि राज्यसभा की संरचना के बारे में आपको पढ़ाया होगा 80 में पढ़ाएंगे, जो भी जहां भी पढ़े होंगे, ठीक है 80 में आपको राज्यसभा की संरचना के बारे में पढ़े होंगे। यदि बात करें कि आपको 110 में क्या है, तो आपको धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, और 109 में आपको धन विधेयक के बारे में प्रक्रिया बताया गया है। तो 109 में आपको क्या देखने को मिलता है, धन विधेयक के संबंध में आपको प्रक्रिया देखने को मिलता है। वहीं पर यदि बात करें कि आपको 168, तो 168 में क्या देखने को मिलता है, राज्य विधानमंडलों का गठन देखने को मिलता है। कहां पर 168 में क्या देखने को मिलता है, राज्य विधानमंडलों का गठन देखने को मिलता है। बच गया आपके पास एक ही बचा, तो अनुच्छेद आपको जो 140 है उच्चतम न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है। तो आप मिला लीजिए, आपको क्या बन रहा है, एक का बन रहा है क्या, एक का डी बन रहा है, एक का डी बन रहा है, एक का एक ही डी है, सी में ही डी है, ठीक है। एक अरे एक का बिन है, अरे कहां चला गया, चलिए यहां पर बनाते हैं। एक का जो देखने को मिल रहा है आपको बी देखने को मिल रहा है, दो का जो देखने को मिल रहा है, दो का आपको सी देखने को मिल रहा है, और उसके बाद तीन का जो देखने को मिल रहा है, तीन का आपको डी देखने को मिल रहा है, और उसके बाद चार का जो देखने को मिल रहा है, चार का आपको ए देखने को मिल रहा है। चलिए यहां तो इस तरह से बनाइए, बी सी आपको डी ए, बी सी डी ए कौन सा है, अरे कहां चला गया बी सी डी ए, बी सी डी, अच्छा यहां पर इसको सुधार करिएगा, यहां पर बी सी डी ए, ठीक है ये अब सही है, ठीक है ये सुधार करिएगा बी सी डी ए। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, उससे कोई लेना देना, तीन लिखा हुआ था, ये बी है, पढ़ लेना है, बी है, सी है, डी है, ए है, ठीक है बी सी डी ए। तो आंसर बन चुका होगा। आंसर आगे लेते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। चलिए ये प्रश्न आपको आगे होगा लिखा हुआ, ठीक है आगे चलिए, यहां पर हो चुका है प्रश्न, ये हो चुका है 9 नंबर का प्रश्न, कौन सा शक्ति नहीं हुआ है ये प्रश्न, ठीक है तो इसको बना लेते हैं, 9 नंबर का प्रश्न बना लेते हैं, ठीक है। प्रश्न जो है थोड़ा सा जो है, क्योंकि आपको समझना है कि यहां से इमेज लिया गया है, तो इमेज लिया गया है तो प्रश्न ऊपर नीचे थोड़ा सा, आपको इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इमेज जो है ऊपर नीचे है ना। और आपको नंबर इसलिए हम आगे में नंबर रखे हुए हैं कि कौन सा नंबर बना चुके हैं, कौन सा नंबर नहीं बनाया है, तो नंबर हम लोग चल रहे हैं 9 नंबर पर चल रहा है, और 9 नंबर आपके लिए है कौन सा प्रश्न है कि प्रस्तावना से संबंधित है, और पूछ रहा है क्या यहाँ पर, कौन सा यहाँ पर असत्य के बारे में पूछ रहा है कि असत्य कौन सा है ना। तो असत्य के बारे में बात करना है कि असत्य कौन सा है, तो देख लेते हैं असत्य कौन सा है भाई। तो प्रस्तावना ना तो क्या कहते हैं विधायिका की शक्ति का स्रोत है, और ना ही उसकी शक्तियों से प्रतिबंधित वाला है। तो असत्य ये बात थोड़े है, ये बात तो बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये भी बातें बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसका मतलब है दोनों में से कोई गलत नहीं है, असत्य कथन नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, ना तो 1 ना तो 2, दोनों सही है, ठीक है तो कोई भी आंसर नहीं होगा क्या, ठीक है हो गया, जाना है ठीक है, तो आप जाइए है ना, ठीक है जाइए बिल्कुल है ना। चलिए हेलो लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं बताइए, क्या लिख रहे हैं, मैसेज थोड़ा सा जो है देखना पड़ रहा है क्या है ना। चलिए बात करिए, क्या लिख रहे हैं, अतुल कुमार जी जो लिख रहे हैं, तो बोलिए कुछ लिखना चाह रहे हैं तब आप बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए समझ रहे होंगे, उम्मीद है कि समझ रहे होंगे और बना रहे होंगे प्रश्न को, है ना, ज्यादा इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं है। मैसेज देखेंगे बाद में देखेंगे, मैसेज देखेंगे तो थोड़ा सा झुकना पड़ रहा है मैसेज देखने के लिए, है ना, क्योंकि स्क्रीनिंग जो है आपको यूट्यूब का स्क्रीनिंग नीचे में है। चलते हैं आगे, लेते हैं अगला प्रश्न ले लेते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। जो देखिए सेट तो आप लोग बना नहीं रहे हैं, तो आप लोग ऐसे बना सकते हैं, जो सेट बनाते हैं उनके लिए खास करके ये डिस्कशन दिया गया है कि जो ऑफलाइन में नहीं बैठते हैं वह व्यक्ति जो है ऑनलाइन में देख सकते हैं, है ना, कुछ अपना जो भी प्रश्न पर जिनको दिक्कत का सामना करना पड़ा है, हो सकता है कि यदि प्रश्न तैयार नहीं हुआ, हो सकता है कि उनको किसी प्रश्न में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, ये लग रहा होगा वो लग रहा होगा, कंफ्यूजन है, उस प्रश्न पर सभी पर बातचीत करते हैं। उनको उस वैसे छात्र के लिए आ जाते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। और अगला प्रश्न आसान सा प्रश्न है, यहाँ आंसर आप बना चुके हैं, और अगला प्रश्न पर आते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। और अगला प्रश्न आसान है, 1 लिनियर के अंतर्गत है, किस संविधान के संशोधन के द्वारा जो है समाजवाद, है ना, समाजवाद आपको पंथनिरपेक्ष और अखंडता इस शब्दों को जोड़ा गया। तो आपको आसानी से याद होगा कि आपको 42वां जो संवैधानिक संशोधन होती है, और 42वां संवैधानिक संशोधन, और 42वां संवैधानिक संशोधन में जो यहाँ पर समाजवाद पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जो है जोड़ा गया, समाजवाद पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को 42वां संवैधानिक संशोधन
1976 के द्वारा, बार बार याद रखेंगे, 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा। आंसर आपका बन चुका होगा। आगे आते हैं, अगला प्रश्न क्या है, और अगला प्रश्न यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। विभिन्न राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंधित आपको संविधान की अनुसूची पूछ रहा है, कौन सा है। देखिए अनुसूची, यदि आपका आंसर जो है, आंसर आपका ये सी मरवाया गया था, जबकि आंसर क्या होना चाहिए आपका बी आंसर होगा। आंसर सही करिएगा, जो आंसर क्या होगा, बी होगा। आप बताइए कि कैसे बी होगा। तो बी में क्या लिखा हुआ है, सभी हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। एक ट्रिक होता है SPORT और S, स्पोर्ट्स, कोई दिक्कत नहीं है। स्पोर्ट्स के बारे में आप लोगों को जानकारी है, स्पोर्ट्स। और एस मतलब क्या हो जाता है, S4 क्या हो जाता है, स्टेट के बारे में। P4 मतलब क्या, पेमेंट पेंशन। O4 क्या हो, ओथ के बारे में। R मतलब क्या, राज्यसभा के सीटों के आवंटन के बारे में, चौथा। और उसके बाद T4 मतलब कि ट्राइब, जनजाति। यहीं पर आते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ट्राइब। और ट्राइब क्या, जनजाति के, स्पेशल जनजाति के बारे में। तो आपको ट्राइब के बारे में, जनजातियों के बारे में है। और यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है कि विभिन्न राज्यों, सभी राज्यों के बारे में, विभिन्न राज्यों में जो है जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी जो संविधान की अनुसूची है, ये आपको 5वां में। जबकि 6ठा में जो है आपको 1 2 3 4 5, तो 5 ये हो चुका है। जबकि 6ठा जो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ स्पेशल स्टेट, और स्पेशल स्टेट के अंतर्गत जो है आपको असम, 4 स्टेट आप पढ़े होंगे। तो ये जो आपको 4 स्टेट देखने को मिलता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, कौन सा देखने को मिलता है, ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो आपको 4 राज्य देखने को मिलता है। 4 राज्यों के बारे में जो है आपको 6ठे में उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, 6ठा में आपको स्पेशल स्टेट के बारे में जिक्र किया गया है। स्पेशल स्टेट के बारे में S4S, स्पेशल स्टेट। जबकि आपको सभी जनजातियों के बारे में, विभिन्न राज्यों, सभी राज्यों के बारे में कर सकता है। तो आपको 5वां। चले आगे बात करें, आंसर यहां पर बनेगा बी नंबर, आंसर बनेगा, बिल्कुल सही आंसर बनेगा बी नंबर। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि संविधान में नागरिकता, ठीक है, प्रश्न पढ़ने में किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो संविधान में जो है नागरिकता संबंधी जो प्रावधान का उल्लेख किया गया है, तो यहाँ पर जो है, ये तो आसान सा प्रश्न है, क्या बचपन वाला प्रश्न है। आपको कहां तक, आपको जो संविधान का जो उल्लेख किया गया है 5 से लेकर 11 तक, और 5 से 11 तक आपको देखने को मिलता है क्या, कि संविधान के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, किसके बारे में, नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है। तो आ जाते हैं अगले प्रश्न पर, बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। और अगला प्रश्न जो है ज्योग्राफी से संबंधित है। और ज्योग्राफी से संबंधित है, कौन सा ज्योग्राफी से संबंधित है, आइए देख लेंगे। और सेट आपको बार बार बता रहे हैं कि सेट आपको बिहार दरोगा का है। और ये जो पब्लिकेशन है, कौन सा, रेयांश पब्लिकेशन का है। मार्केट में आपको बता चुके हैं कि जितने भी पब्लिकेशन है, जो भी टीचर है, सभी टीचर का आपको यहाँ पर सेट करवाया जाता है। तो पहले ही बता चुके हैं, ऐसा नहीं किया कि दूसरे का सेट करवा रहे हैं। ठीक है, सबका सेट किसी और का डिस्कशन यहाँ पे आपको करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आते हैं अगले प्रश्न पर, बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। नियाग्रा जलप्रपात के बारे में बात कर रहे हैं कि नियाग्रा जलप्रपात और किन 2 आपको मध्य देखने को होता है। नियाग्रा जलप्रपात जो है आपको कहां पर है, तो नियाग्रा जलप्रपात कहां पर, न्यूयॉर्क चले जाएंगे। कहां पर चले जाएंगे, न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क है कहां पर, तो आपको यूएसए का एक राज्य है न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क और ओंटारियो के आपको बीच में देखने को मिलता है। कहां पर, तो यहां पर ओंटारियो लिख देते हैं, यहां पर वैसे लिखा हुआ है ना, ओंटारियो। तो ओंटारियो राज्य है। और ओंटारियो किसका है, तो ओंटारियो आपको जो है ये कनाडा का है। ये कहां का है, ये कनाडा का, ओंटारियो जो है कनाडा का है। जबकि न्यूयॉर्क किसका है, तो न्यूयॉर्क जो है आपको यूएसए का हिस्सा है। ठीक है, ये यूएस का राज्य है। और उसके बाद कनाडा का आपको ओंटारियो है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, ये जो आपको नियाग्रा जलप्रपात है, तो नियाग्रा जलप्रपात कहां पर है, तो नियाग्रा जलप्रपात आपको ओंटारियो और एरी के बीच में है। ये आपको महान झील है, 5 महान झील है। और 5 महान झील जो अंतिम आपको झील देखने को मिलता है यहाँ पर ओंटारियो और एरी और ओंटारियो, यहीं पर आपको देखने को मिलता है नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा नदी के द्वारा जो है आपको बता चुके हैं न्यूयॉर्क राज्य में है। और ये आपको ध्यान रखना है। और न्यूयॉर्क के बगल में यहाँ पर एक बेफेलो शहर है, जहां पर कि पहली बार जो है भैंस देखने को मिला था। यहीं से बेफेलो नाम आता है इंग्लिश में, बेफेलो शहर कहां पर, न्यूयॉर्क में। और यहाँ पर न्यूयॉर्क में आपको देखने को मिलता है बेफेलो शहर। और यहाँ पर जो है आपको बच्चों, आप जो देखते होंगे बच्चों के लिए जो मेला उला होता है, तो यहाँ पर रंग बिरंग का जो है मेला लगता है। कहां पर, बेफेलो शहर में लगता है। वर्तमान में व्यक्ति सब घूमने के लिए जाता है, पहाड़ी पर है, हिल स्टेशन है, और व्यक्ति सब जाता है नियाग्रा जलप्रपात एकदम झरना का लुत्फ उठाने के लिए। कहां पर, तो 2 तरह, ऊपर में रहिएगा तो ऊपर में, जैसे कि ऊपर में है तो ऊपर में आपको देखिएगा कि अमेरिका, जब से नीचे आपको जो जहां पर पानी गिर रही है, नीचे में भी व्यक्ति आपको दिखाई पड़ेगा। एकदम नीचे आपको कुछ फीट की गहराई पर देखने को मिलेगा आपको व्यक्ति है। तो वहां पर कौन है, वो कनाडा है। तो ओंटारियो आपको नीचे है, जबकि आपको अमेरिका का जो न्यूयॉर्क क्षेत्र है आपको ऊपर है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ रहा होगा कि जैसे यहां से आपको है और यहां पर से आपको क्या पानी गिरते हुए दिखाई पड़ रहा है ना, इस तरह से जो पानी गिरते हुए दिखाई पड़ता है, इस तरह से ऊपर से। तो ये क्या होती है, ऊपर वाला जो क्षेत्र है आपको यूएसए, और यूएसए का कौन सा क्षेत्र है, आपको न्यूयॉर्क राज्य के अंतर्गत है। और वहां पर, यहाँ पर जो आपको नीचे में जहां पर पानी गिर रही है, ये जो आपको क्षेत्र देखने को मिलता है, ये आपको ओंटारियो, जो कि कनाडा का क्षेत्र देखने को मिलता है।
ठीक है। तो ऊपर से आपको झरना बनते हुए दिखाई पड़ रहा है, जलप्रपात बनते हुए दिखाई पड़ता है, ठीक है। और बेहतरीन सुंदर नजारा देखने को मिलेगा कहां पर, ओंटारियो और एरी झील के बीच में आपको देखने को मिलेगा। आंसर आपका बन चुका होगा। ये आंसर कहां पर, तो आंसर आपका बनेगा ए नंबर आंसर बनेगा। जबकि आंसर आप लोग को लगता है कि सी नंबर करवाया गया था, तो बिल्कुल आप सुधार करेंगे। आंसर क्या होगा, ए नंबर आंसर होगा। और जो सुबह में बैठ चुके हैं उनको सुधारवा चुके हैं, जो नहीं बैठे हैं तो ध्यान रखिएगा, वह जो है आपके सेट में आंसर आज बहुत सारा गलत था सेट का। इसमें थोड़ा सा रेयांश वाला में गलत रहता है, अब समझ में नहीं आता है क्यों गलत रहता है, ठीक है, लेकिन गलत रहता है। यहाँ पर आप ऑनलाइन में बोल भी नहीं सकते हैं क्यों गलत रहता है, ठीक है। ऑफलाइन वाले को बता देते हैं कि क्यों गलत रहता है। चलिए, आवाज फंसने लगता है, चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो सुबह से बोलना पड़ता है तो आवाज समझ रहे हैं कि बोलते बोलते जो है फंसने लगता है। आप समझ रहे होंगे कि कितना बोलना पड़ रहा है, ठीक है। चले आगे बात करें। चलिए अगला प्रश्न भी जो है आपको देखने को मिलता है, दक्षिणी क्या है ये आपको ये महासागर संबंधित है, हिंद महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर। इसका मतलब है कि ज्योग्राफी से कहीं ना कहीं संबंधित है, और महासागरीय गर्त है, और स्थान पूछ रहा है कौन सा स्थान है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दक्षिणी आपको प्रशांत महासागर, और जबकि यहाँ पर दक्षिणी प्रशांत महासागर दोनों एक ही लिखा हुआ है, तो दोनों एक ही नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर कर देना है दक्षिणी आपको अटलांटिक। थोड़ा सा सुधार करना है प्रश्न को, सुधार। दक्षिणी आपको क्या करना है, आपको अटलांटिक कर देना है। दक्षिणी आपको क्या करना है, अटलांटिक। सबसे पहले तो प्रश्न को सुधार करेंगे, है ना। गलत रहता है इस प्रश्न में, इस सेट में थोड़ा सा गलत रहता है, तो कोई बात नहीं है। प्रश्न अच्छा है, सेट हो जाता है, टाइपिंग मिस्टेक हो या जो भी हो, ठीक है। तो आप दक्षिणी आपको अटलांटिक अब मिलाएंगे हम लोग, है ना। और आपको पता होना चाहिए कि जो महासागर है, दक्षिणी महासागर जो है, दक्षिणी महासागर जितने भी प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, उसी का एक भाग को सभी को मिलाकर दक्षिणी महासागर का नाम दे दिया गया है। महासागर में आप लोगों को पढ़ाया गया कुल मिला के कितने महासागर, तो 5 महासागर, लेकिन जो है दक्षिणी महासागर जो है वो आपको सभी का भाग है। अटलांटिक और प्रशांत का दक्षिणी भाग जो है उसी का भाग है। आइए सभी के बारे में जानते हैं, सभी के बारे में जानते हैं। और यहाँ पर जो है कूट दिया है, तो कूट दिया है तो सबको मिलाना है, ठीक है। सभी का कूट दिया है, कूट हम चलिए बाद में देखेंगे, पहले हम लोग मिलान करते हैं। अब यहाँ पर लिख दिया है तो आपको मिलान करते हैं, उसके बाद आंसर बताएंगे। एल्यूसियन, यहाँ पर एल्यूसियन है, और उसके बाद कर मेढक है, और सुंडा है, और सैंडविच गर्त है, ठीक है। सभी वैसे आपको बता चुके हैं कौन सा कहां पर होगा। एल्यूसियन यदि बात करते हैं, एल्यूसियन आपको कहां पर देखने को मिलता है, आपको उत्तर प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है। कहां पर देखने को मिलता है, आपको अलास्का में, अलास्का जो एल्यूसियन एक आपको क्षेत्र ही देखने को मिलता है उत्तर प्रशांत महासागर में, जो जहां पर अलास्का और एल्यूसियन, अलास्का जो आपको क्षेत्र देखने को मिल रहा है, अलास्का और क्या एल्यूसियन, आपको एल्यूसियन आपको द्वीप है यहाँ पर, ठीक है। छोटा छोटा एक तरह से लंबा श्रृंखला एल्यूसियन का आपको द्वीप है, तो यहाँ पर देखने को मिलता है, ये उत्तरी प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है। उसके बाद यदि बात करें कि कर मेढक, जो यदि बात करें कि कर मेढक कहां पर है, ये कर मेढक कहां चले जाएंगे, तो आपको दक्षिण कहां पर चले जाएंगे, दक्षिण प्रशांत महासागर में, जो कि आपको न्यूजीलैंड के उत्तर पूर्व में देखने को मिलता है। कर मेढक कहां चले जाएंगे, आपको दक्षिण प्रशांत महासागर में। कहां पर, दक्षिण प्रशांत महासागर में। और यहां पर क्या, न्यूजीलैंड के पास चले जाएंगे। कहां पर, न्यूजीलैंड के पास। जब ऑस्ट्रेलिया प्लेट नीचे जाती है तो यहां पर तैयार होती है आपको न्यूजीलैंड के पास, न्यूजीलैंड के पास ये देखने को मिलता है। ये जो आपको गहराई देखने को मिलता है, गर्त जो देखने को मिलता है, ये आपको न्यूजीलैंड, कर मेढक कहां पर देखने को मिलता है, न्यूजीलैंड के पास चले जाएंगे। यदि बात करें आपको सुंडा, तो सुंडा कहां पर देखने को होता है, सुंडा जो है आपके तो आपको आसान है, सुंडा आपको कहां पर, हिंद महासागर के आपको देखने को होता है, सुंडा आपको हिंद महासागर में। वहीं पर यदि बात करें कि सैंडविच गर्त जो है आपको ये अटलांटिक, दक्षिण अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, प्रशांत नहीं, दक्षिणी अटलांटिक का ये आपको हिस्सा देखने को होता है। आपको यहां पर कर लेंगे क्या, अब बनाएंगे हम लोग का, आप कूट देखेंगे कि कूट कौन सा बन रहा है, एक का बन रहा है क्या, एक का आपको 2 बन रहा है, एक का 2 लिख दिए। उसके बाद कर मेढक जो बन रहा है आपको 4 बन रहा है, तो 4 लिख दिए। उसके बाद सी का क्या बन रहा है, तो सी का आपको 1 बन रहा है। और उसके बाद सैंडविच का क्या बन रहा है, 3 बन रहा है। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3। अब देखिएगा 2 4 1 3, 2 4 1 3, तो आंसर बनेगा मेरा कौन सा, ए नंबर आंसर बनेगा, ठीक है। आपको आंसर करवाया गया था कहां पर, बी करवाया गया था। यदि आप अटलांटिक यहां पर कर लेते हैं तो आप सुधार करें, तब आपका आंसर बी बन जाएगा, ठीक है। तब पर भी बी नहीं बनेगा, चलो तब पर बन जाएगा, तो 3 बन जाएगा, उधर 4 बन जाएगा। चलिए तो इस तरह से सुधार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है आंसर आप देखिएगा, तो इस तरह से थोड़ा सा सुधार करिएगा प्रश्न को भी, और प्रश्न के साथ साथ जो है कहां पर सुधार करना है, आंसर सीट को भी सुधार करना है। तो आंसर सीट में आपको देखने को मिलेगा ए नंबर आपका आंसर बनेगा। चले आगे बात करें, समझ रहे हैं थोड़ा सा आज का जो आपका जो सेट मिला था, थोड़ा सा इसमें बहुत ज्यादा जो है कुछ गलत लिखा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। आते हैं आइसो बात। बात मतलब क्या होती है, गहराई। बात मतलब क्या होती है, गहराई। और जैसे ही गहराई आती है तो यहाँ पर किसको, गहराई के बारे में, है ना। तो आइसो बात जो रेखाएं होती है किसको एक तरह से सूचित करती है, तो समान गहराई वाली रेखाओं को सूचित करती है। किसको सूचित करती है, तो समान गहराई वाली रेखाओं को सूचित करती है। तो ये आसान सा प्रश्न है कि समान गहराई की रेखा, आइसो बात, बात मतलब ही गहराई होती है।
यहाँ पर इंग्लिश में आप जानते होंगे कि बात मतलब क्या होता है, गहराई होता है, और गहराई मतलब समान गहराई वाले, तो आंसर आपका सीधा सा बन जाएगा, तो आपको गहराई बनेगा। आगे आते हैं, अगला प्रश्न बात करते हैं, जल्दी जल्दी बात करना होगा क्योंकि समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा करना है। तो यहाँ पर है तारे का रंग जो है सूचक है, तो तारे का रंग किसको सूचक करता है, ये सब आसान सा प्रश्न है, ताप को सूचना करती है ना। सब सर्वाधिक, यदि ताप की बात करते हैं सर्वाधिक आपको किसमें, आपको नीला में देखने को मिलता है, उसके बाद मध्यम कौन सा, आपको व्हाइट में देखने को मिला, और सबसे कम आपको कौन सा, रेड। और रेड यदि तारा हो जाता है तो इसका मतलब है ताप क्या हो जाती है, कम हो गई है ना। चलिए उसके बाद हम लोग देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, अगला हम लोगों को देखने को मिल रहा है, फिर से आपको क्या है, सजाने के लिए है। चलिए कूट दिया हुआ है, और कूट आपको ध्यान रखना है कि कूट जब भी देता है तो आपको बिहार दरोगा का सेट में आपको कूट बार बार चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा और प्रश्न आगे है लिखा हुआ, तो यहाँ पर जो है उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर जो है आपको दक्षिण भारत के निम्न पर्वत श्रेणियों को जो है सही क्रम के अनुसार से आपको सजाना है। तो सही क्रम के अनुसार सजाना है, तो सही क्रम के अनुसार सबसे आपको देखने को मिलेगा कौन कहां पर है, देख लेते हैं। पालकोंडा जो देखने को मिलता है, पालकोंडा कहां पर है, ये आपको आंध्र प्रदेश एपी लिखते हैं, और उसके बाद सेवड़ा है, और उसके बाद जबदी, और उसके बाद पालनी, ये सभी जो आपको देखने को मिलता है ये कहां पर है, तमिलनाडु में। कहां पर है ये, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु तमिल लिखते हैं, समझ में आ जाना चाहिए कि तमिलनाडु में है, ठीक है। आंध्र प्रदेश तो सबसे ऊपर में, तो ये आपको समझ में आ जाएगा एक होगा, सबसे ऊपर में कौन सा होगा, एक होगा, और एक आपको क्या कहते हैं, दो में ही है ना, इसमें है और इसमें है, और आंसर क्या कहते हैं आपको, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, तो उस पर पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तो सबसे पहला नंबर हमको एक नंबर, और एक नंबर में क्या है, पालकोंडा है। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कौन सा आंसर बनेगा, तो आपको एक नंबर बन रहा है, ठीक है। सबसे पहला एक पालकोंडा देखेंगे आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश। उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है कि आपको जावदी की पहाड़ी है। क्या देखने को मिलता है, जावदी की पहाड़ी। तो जावदी की पहाड़ी आते हैं, आपको 3 नंबर आते हैं। एक के बाद कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है, तो मेरा ये भी कट गया और बचा मेरे पास केवल आपको डी नंबर बचा, 1 3 2 4। उसके बाद बनेगा कौन सा, 2 बचेगा, उसके बाद 4 बचेगा, तो यहाँ पर जो है 2 और 4 बनेगा। समझ रहे बात को, प्रश्न इसी तरह से बनाएंगे, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इस तरह से बना के आगे निकलेंगे। आगे लेते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर परवाल नहीं पाए जाते हैं। तो परवाल जहां पर गर्म होगा, तो गर्म होगा, तो अब देखिए यहां पर भी आंसर आप लोगों का गलत करवाएगा, गलत सेट में आंसर था। यहां पर आप लोगों को ये खंभात कर देना है, इसको क्या कहता है, खंभात, वंभात नहीं होगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको खंभात कर देना। अब तो सही है, तो खंभात की खाड़ी, और यही मेरा आंसर भी बनेगा। खंभात की खाड़ी में जो है परवाल नहीं पाए जाते हैं, जबकि आपको कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी में परवाल पाए जाते हैं, ठीक है। मन्नार की खाड़ी में क्या होते हैं, परवाल पाए जाते हैं, और कच्छ की खाड़ी में भी परवाल क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जबकि आपको कहां पर परवाल नहीं पाए जाते हैं, तो खंभात की खाड़ी में परवाल नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि होती है वहां पर गर्म। तो खंभात आपको ध्यान रखना है, सुंदरवन ध्यान रखना है, यहां पर जो है परवाल नहीं पाए जाते हैं, ठीक ना, समझ रहे बात को। चले आगे, चलिए अगला बात करते हैं कि अगला तो आंसर आप कर लेंगे, खंभात बिल्कुल सही आंसर आपको मिलवा रहे हैं, ठीक ना, इधर उधर नहीं जाएंगे। किताब वाला आंसर, किताब में देखिए कितना गलत है। यदि आप किताब से केवल बाबू पढ़ के रहे होंगे तो समझ सकते हैं कि कितना गलत किताब में रहता है। किताब में आपको जो लिखा हुआ है आपको वही पढ़ना पड़ता है, आंसर शीट भी वही लिख देगा, तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो है आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, और मार्गदर्शन के लिए जो है आपको ये जरूरी नहीं कि मेरे पास आप आइए, कहीं जाइए, ठीक है, लेकिन आपको सेट में डिस्कशन करना होगा, तब आपको पता चलेगा कि हाँ सही है। आप अपने से कर सकते हैं, जैसे कर सकते हैं, 4-5 लड़का बैठ के कर सकते हैं, जैसे कर सकते हैं वैसे करना होगा, लेकिन आपको करना होगा। चलिए आ जाते हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं कि मेरे ही पास आइए, जहां आपको पढ़ने का मन है वहां पढ़िए, ठीक है, उचित जहां लगता है वहां पढ़िए। आते हैं अगले प्रश्न में, बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, तिलैया। और तिलैया बांध जो है कहां पर है, हुगली नदी पर। तो तिलैया आपको देखने को होता है बराकर, कहां पर, तिलैया जो आपको देखने को होता है बराकर, चले जाएंगे झारखंड चले जाएंगे। तिलैया कहां पर, किस नदी पर है तिलैया, तो तिलैया जो है आपको बराकर नदी पर। कहां पर, बराकर नदी पर। तिलैया कहां पर, तो बराकर नदी पर। वहीं पर बात करें कि हीराकुंड, जो आपको हीराकुंड जो देखने को होता है परियोजना या बांध देखने होता है, ये महानदी पर, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। उसके बाद कोचना, कोचना नहीं है बाबू, इसको कोयना कर देना। क्या कर देना, कोयना। कोयना मित्रा के नाम सुने होंगे, तो कोयना जो आपको देखने को होता है किस नदी पर देखने को होता है, तो कोयना जो है कोयना ही नदी पर है। कोयना जो परियोजना है इसको क्या है, कोयना पढ़ी है। एक हीरोइन भी हुई पहले थी, बीच के समय में आपको कोयना मित्रा नाम सुने होंगे, कोयना मित्रा का, उसका जो नाम है इसी कोयना के नाम पर है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कोयना, और क्या कहते हैं आपको ध्यान, कोयना परियोजना जो है कोयना नदी पर ही है। तो आंसर आपका केवल 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 कौन सा बनेगा, केवल आपका 2 बनेगा। इसका आंसर जो कूट है केवल आपको क्या होगा, बी नंबर, आपका आंसर बिल्कुल सही है। आगे लेते हैं अगला प्रश्न आप लोगों को क्या है, क्या अगला प्रश्न आप लोगों के, चलिए भूपट्टी। चलिए यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ, अरे ऊपर नीचे कर दिया प्रश्न को, चलिए कोई बात नहीं है, यहीं पर मिला लेते हैं। 2 देखिए प्रश्न नीचे है, आंसर नीचे है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपको लिखा हुआ है भूपट्टी पर जो है बहुतायत मात्रा में जो है पाए जाने वाला रासायनिक तत्व क्या है। पढ़ रहे प्रश्न को, पढ़ लीजिए प्रश्न को, उसके बाद जो है आंसर हम नीचे में आपको दे रहे हैं, नीचे जस्ट इसके बाद जो है आपको आंसर शीट है, ठीक है।
तो आंसर शीट में आपको नीचे में है क्या है कि आपको सिलिकॉन होगा, एल्यूमिनियम होगा, लोहा होगा या ऑक्सीजन होगा। यहाँ पर प्रश्न पढ़िए, उसके बाद हम प्रश्न भी आपको आंसर भी दिखाएंगे। ये क्या कहते हैं ऑप्शन, भूपट्टी में जो आपको बहुतायत मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है तो ये कौन सा होगा, आप बता सकते हैं सिलिकॉन होगा, एल्यूमिनियम होगा, लोहा होगा, ऑक्सीजन। और पढ़ाया होगा आपको जरूर, जहां भी पढ़े होंगे सर आपको पढ़ाए होंगे ऑक्सीएलओ के बारे में। ऑक्सीएलओ ट्रिक होता है, ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। 46 कुछ पॉइंट होता है तो आपको ध्यान रखने 46 याद रखिए, 46 आपको ध्यान रखना है आपको ऑक्सीजन। उसके बाद बात करते हैं सिलिकॉन, तो 27.72 के आसपास आपको सिलिकॉन देखने को मिलता है। तो इतना याद रखते हैं, इतना 1-2 याद रखिएगा। उसके पास आपको क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है, उसके बाद आपको लोहा होता है। आगे आता है पृथ्वी का आपको औसत घनत्व के बारे में बात कर रहा है कि औसत घनत्व कितना होता है। तो पृथ्वी का औसत घनत्व जो देखने को मिलता है, तो पृथ्वी का औसत घनत्व जो है 5.5 ग्राम आपको सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो आंसर कौन सा बनेगा, आपको बी नंबर आंसर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आगे आते हैं अगला प्रश्न। चलिए यहां पर देखिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये तो आपको आज बिहार दरोगा में पूछ दिया है, लेकिन ये प्रश्न जो है फेवरेट प्रश्न है। यदि बात करें कि किस प्रश्न कहां पर ये पूछा जाता है, ये आपको एसएससी सीजीएल का सबसे फेवरेट ये प्रश्न देखने को मिलता है। किसका देखने को मिलता है, ये आपको एसएससी सीजीएल का सबसे फेवरेट प्रश्न देखने को मिलता है ना। तो एसएससी सीजीएल वाला सबसे आप ध्यान रखेंगे, एसएससी सीजीएल वाला। 1 सेकंड बाबू, 1 सेकंड आ रहे हैं। चलिए परेशान नहीं होना है, यहीं पे है, यहीं पे है, ठीक है। चलिए बना चुके होंगे। यहाँ पर देखिए बात कर रहे थे कि आपको सीजीएल के बारे में बात कर रहे थे, है ना, कि सीजीएल के, और ये जो प्रश्न आपको देखने को मिलता है सीजीएल का सबसे कह सकते हैं कि फेवरेट प्रश्न है, ठीक है। तो सीजीएल का जब सबसे फेवरेट प्रश्न है तो इसको जो है हम लोग एक तो बिहार दरोगा में पूछा है, और आपको इस तरह से ऐसे याद होने वाला है नहीं। यदि आप ऐसे बनाना चाहिएगा तो ऐसे आपको याद होने, कितना रटिएगा, रटते रटते जो है परेशान हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे अच्छे से, यदि थोड़ा सा समझ जाइएगा तो आपको ज्योग्राफी बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। और महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ जाता है एक आप श्रृंखला। चलिए एक ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है कुछ नहीं करना है, एक इमेज बनाना है और सभी के बारे में लेकोलिथ, फेकोलिथ और बैथोलिथ क्या होती है, सील क्या होती है देखेंगे। सीट भी एक होता है, सीट भी होता है, डाइक भी होता है, और डाइक के साथ साथ जो आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, और कुछ होता है, याद है और कुछ, चलिए देख लेते हैं, जो आपको आएगा तो बात कर लेते हैं। लेकोलिथ सबसे पहले तो यहाँ पर होगा, जब मैग्मा ऊपर की ओर उठ जाता है तो गुंबदाकार बन जाता है। और गुंबदाकार जो बनता है, इसका तो आंसर पहले हम मिलवा देते हैं आपको कि गुंबदाकार जो आकृति होती है उसको क्या कहता है। तो गुंबदाकार आकृति को क्या बोला जाता है, लेकोलिथ बोला जाता है। और गुंबदाकार इस तरह से बनेगा, गुंबदाकार किस तरह से, इस तरह से गुंबद के आकार का बनेगा, ठीक है। ये जो गुंबद का आकार का बनेगा तो ये क्या हुआ, आपको लेकोलिथ हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आपको ध्यान रखना है। लेकोलिथ आपको क्या हुआ, आपको एक तरह से गुंबद के आकार का, ये तो आपके लिए प्रश्न में लिखा हुआ है। उसके बाद यदि बात करें कि लोपोलिथ, एक लोपोलिथ नहीं लिखा हुआ, चलिए कोई बात नहीं, लोपोलिथ नहीं लिखा तो लोपोलिथ के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आपको बात करते हैं कि आपको फेकोलिथ है, फेकोलिथ है, और उसके बाद क्या बैथोलिथ है। तो बैथोलिथ जो है किसी प्रकार की कोई संरचना नहीं होती। अब यहाँ पर एक हम लोग इमेज बना लेते हैं, ये इमेज आप बना लीजिए, ठीक है। इस प्रकार का एक नीचे में देखिए कोई प्रकार का इमेज नहीं है, लेकिन ये जो आपको देख रहा है ये आपको पाइप नुमा संरचना दिखाई पड़ रहा है। ये जो पाइप नुमा संरचना है, पाइप नुमा संरचना इसको क्या बोलते हैं, डाइक बोलते हैं। पाइप नुमा संरचना इसको डाइक बोला जाता है। ये जो आपको देखने मिल रहा है पाइप नुमा संरचना, इसको क्या बोलता है, डाइक। यहीं पर मान लेते हैं हम 2 संरचना लेते हैं, क्षैतिज नुमा संरचना लेते हैं, और क्षैतिज यदि पतली संरचना है तो पतली है तो ये क्या है, आपको सीट है। पतली है तो क्या है, सीट है, इसको क्या बोला जाता है, सीट। जबकि यही संरचना मोटी हो जाती है तो मोटी हो जाती है तो इसको क्या बोला जाता है, सील बोला जाता है। गांव घर में देखिएगा कि आपको लकड़ी, जो मोटा लकड़ी होता है, जो गाछ वृक्ष वाला होता है, उसको भी क्या बोला जाता है, सील बोला जाता है, ठीक है। जो आपको बैथोलिथ लिखा हुआ है, बैथोलिक लिखा हुआ है, बैथोलिक होता है, बैथोलिथ होगा तो बैथोलिथ। तो बैथोलिथ जो होता है जिसमें किसी प्रकार का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, कोई निश्चित आकार नहीं होता है, कोई निश्चित आकार नहीं होता है। और निश्चित आकार जब नहीं होता है, निश्चित आकार नहीं, और इसकी संरचना यहां पर देखने को मिलता है। ये जो आपको देखने को मिलता है ये क्या है, ये आपको बैथोलिथ है। बैथोलिथ मतलब किसी प्रकार की कोई संरचना आपको निश्चित आकार नहीं है। वही आपको, ये तो आपको बता चुके हैं कि आपको लेकोलिथ लिखा हुआ है, लेकोलय लिखा हुआ है, लेकोलिथ होती है, ठीक है, लेकोलिथ होती है, लेकोलिथ बैथोलिथ होती है। यहाँ पर थो कर दीजिएगा, बैथोलिथ होती है। फेकोलिथ यहाँ पर ये सही लिखा है। और फेकोलिथ जो होती है ये किस तरह से होता है, तो फेकोलिथ जो आपको देखने को होता है ये आपको किस तरह से, ये इस तरह से, एक तरह से कह सकते हैं कि लहरनुमा जो संरचना होती है, लहरनुमा संरचना को क्या बोलाता है, फेकोलिथ। लहरनुमा जो संरचना, इस तरह से लहर चल रही है, ठीक है, जो लहरनुमा संरचना होती है ये आपको क्या होती है, फेकोलिथ होती है, ठीक है। लहरनुमा संरचना जो होती है फेकोलिथ, या कह सकते हैं कि आंखों के लेंस का आकार का ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे बात को। चलिए इतना यदि आप याद रखते हैं तो आपके लिए काफी है, ठीक है।
एक होता है और एक नाम याद नहीं आ रहा है, एक और कुछ नाम याद आ रहा है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं यदि आपको याद आ रहा है तो। फेंको डाइक आपको बता चुके हैं, डाइक तो होती है, डाइक डाइक। चलिए पाइपनुमा संरचना, ठीक है, पाइपनुमा फेकोलिथ। हाँ चलिए एक और है, याद आ गया, लोपोलिथ। क्या होती है? लोपोलिथ। अब देखिए इसी को जो है हम बदल देते हैं, ये जो है संरचना इस तरह से कर देते हैं। क्या ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये जो संरचना देखने को मिल रहा है, इस तरह से इसको भी बना देते हैं। ये क्या होता है? लोपोलिथ, लोपो। अब देखिए सब एक ही जैसा लग रहा है, लोपोलिथ। आपका दिमाग कंफ्यूजन चला गया होगा, है ना, कि कौन किसको बता रहा है। लोपोलिथ क्या होती है? तस्तरी नुमा संरचना। ये क्या होती है? तस्तरी नुमा संरचना। जो आप लोग प्लेट में खाते हैं, जो कटोरी में जो खाते हैं, ठीक है, और आप यदि शीश कह सकते हैं कांच का यदि कटोरी में आप खा रहे हैं तो इसको तस्तरी बोला जाता है। देखिएगा नाम सुने होंगे, तस्तरी। तस्तरे में सेवई खिलाया जाता है ना, पहले तस्तरे में दिया जाता था, तो तस्तरे में ध्यान रखना है, तस्तरी नुमा संरचना, और इसको बोला था लोपोलिथ और लेकोलिथ। यहाँ पे आप प्रश्न पूछा कि गुंबदाकार आकृति, अच्छे से देख लेना बाबू, ठीक है। यदि अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको याद रहेगा, नहीं तो आप पढ़ते रहिएगा, रटते रहिएगा, और आपको टीचर इस तरह से पढ़ाया भी नहीं होगा। ये तो आपको फिक्स है कि इस तरह से नहीं पढ़ाया होगा। तो आपको ध्यान रखना है लेकोलिथ, लेकोलिथ आपको गुंबद का आकार का, जबकि आपको यही जो सेम है आपको तस्तरी नुमा संरचना आपको लोपोलिथ बोलते हैं, और बैथोलिथ किसको बोलते हैं? किसी प्रकार कोई आपको आकार नहीं होता, नीचे में जाएंगे किसी प्रकार कोई आकार नहीं। जबकि आपको सील क्या होती है? सील जो होती है एक तरह से मोटी संरचना, क्षैतिज मोटी संरचना होती है। सीट क्या होती है? पतली चादर की तरह जो आपको संरचना होती है, सीट होती है। और लहरनुमा जो संरचना होती है उसको क्या बोलता है? फेकोलिथ बोलाता है। तो सभी आप याद रखते हैं तो अच्छी बात है, यदि आप याद नहीं रखते हैं तो आप चलिए अगला अपना रखिएगा, तब क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं, अगला क्या है। अगला जो प्रश्न आपके लिए है, आप निम्नलिखित में से कोशिकाओं के बारे में बात कर रहे हैं कि कोशिकाओं के बारे में, है ना। चलिए प्रश्न आपको थोड़ा सा जो है, चलिए ठीक है, लंबा प्रश्न है, तो क्या बोर्ड पर आ चुका है? नहीं आ चुका है। चलिए ये कोशिका के बारे में कौन सा कथन सही है, तो ये हम हटा देते हैं। यहाँ तक इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो यहाँ तक तो अब पढ़िए। चलिए कोई बात नहीं, इसको क्या थोड़ा छोटा कर दे, चलिए थोड़ा छोटा कर देते हैं, तो अब तब प्रश्न आ जाएगा, अट जाएगा। चलिए ठीक है, अब प्रश्न पढ़िए, है ना। क्या आप लोग को मन नहीं लग रहा है बनाने में? चलिए यदि मन लग रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप लोग को लग रहा है कि फिजूल है, फिजूल नहीं है बाबू, ठीक है। यही प्रश्न तो पूछा जाएगा आपको बिहार दरोगा में, है ना। इसी तरह का इसमें जितने ये जो आपको सेट है, ये सभी कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। तो थोड़ा सा आपको इस तरह का कठिन सेट माना जाता है, ठीक है। परीक्षा में आज इस तरह के लड़कों से जो थोड़ा सा कम नंबर आता है इस तरह के सेट में। यहाँ पर आते हैं कि कोशिका है जो आपको केवल बृहद और गोलाकार संरचना होती है, नहीं, किसी प्रकार की संरचना हो सकती है। गोलाकार ये निश्चित नहीं है कि गोलाकार ही होती है। तो ये लाइन क्या है? गलत लिखा हुआ है, और पूछ रहा है कि कौन सा लाइन सही होगा। पुरकिंजे जो है कोशिका के तरल पदार्थों को, जिसको कि आपको जीव द्रव, जीव द्रव, ठीक है, यहाँ पर जीव द्रव लिखा है, जीव द्रव होगा, जीव द्रव, जिसको कि इंग्लिश में ठीक लिखा है प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। पुरकिंजे के द्वारा जो प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था, ये सही लिखा हुआ है। जीवर की मूलभूत इकाई जो कोशिका की अवधारणा जो है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन जो है ब्राउनी गति, क्या दिया था आपको? ब्राउनी गति। ये ब्राउनी गति के बारे में ये बताया था, ब्राउनी गति के बारे में। तो जीवन की मूलभूत इकाई के बारे में, ये ब्राउनी गति के बारे में दिया था, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद ल्यूवेनहॉक जो है आपको सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक माने गए हैं, ना कि आपको कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया है किसके द्वारा? स्लाइडन एवं स्वान। आप पढ़ेंगे कि स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा जो है आपको कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पर जो है ये भी आपको नहीं होगा, तो केवल आंसर कौन सा होगा? तो आंसर केवल आपका बनेगा, आपको बी नंबर आंसर बनेगा। तो आंसर यहाँ पर सही है, बन चुका होगा आंसर। आ जाते हैं आगे, आ जाते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अगला प्रश्न करते हैं, और यहाँ पर कर देते हैं आपके लिए जूम कर देते हैं, और जूम यहाँ पर सीधा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आते हैं, जूम करने के साथ साथ जो है यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये भी एक कूट है, तो कूट को जो है अच्छे से आप पढ़ लीजिए, इसको भी थोड़ा छोटा करके कूट आप यहाँ तक में बनाते हैं। आपको जैव ईंधन के बारे में, कि जैव ईंधन, तो जैव ईंधन जैसे ही पूछ रहा है कि आपको ये दिमाग में लगाना है कि ऐसा कौन सा जो आपको लकड़ी है या वृक्ष है जिससे कि तैयार करते हैं, क्या जलावन कर सकते हैं या लकड़ी जला सकते हैं। आपके दिमाग में आपको बनाना है शॉर्ट में। अब क्या आपको कैसे से पकड़ेंगे? तो पकड़ने का ये तरीका होगा कि आप किसको जला सकते हैं? रतन जोत, तो रतन जोत को जला सकते हैं, लकड़ी का है। आपको सफेद सरसों, सफेद कुछ भी है उसको जलावन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको जो है आपको सीरा, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद पाम ऑयल, जो आपको, हाँ ठीक है, तेल भी बनाया जाता है पाम ऑयल का, लेकिन उससे जो जहां से वो निकलती है, जो पेड़ से, जो पौधा से प्राप्त होती है, उसका भी आपको क्या जैव ईंधन का प्रयोग कर सकते हैं। और पटसन जो लिखा हुआ पटसन होता है, क्या होता है पटसन? आप देखे होंगे कि आपको पूर्णिया मधेपुरा के क्षेत्र में जो है, आपको कटिहार के क्षेत्र में पटसन पाया जाता है, और पटसन का भी जो है प्रयोग किया जाता है। पटसन होगा, पटसन होगा, एस होगा, पटसन होगा, तो ये ध्यान रखेंगे, पटसन।
ठीक है, तो ये सभी का प्रयोग होता है। तो आपको कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 सभी होगा आंसर। ठीक है, आगे आ जाए प्रश्न पर। तो ये सभी आसान सा प्रश्न है। चलिए अब यहां से स्टार्ट हो जा रहा है आपके लिए, साइंस से स्टार्ट हो जा रहा है। गंभीर आपको डेंगू संभवतः जो है घातक है तथा अति उच्च स्तर के विषाणु भार के लिए जो है संबंध आपको जो कारण होता है क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। चलिए यहां पर एक ही लाइन पकड़ेंगे और लाइन पकड़ेंगे कौन सा, डेंगू। ठीक है, डेंगू, डेंगू बीमारी होती है। और जब डेंगू बीमारी होती है तो डेंगू में आप लोग पढ़े होंगे या सुने होंगे, क्या सुने होंगे कि प्लेटलेट्स में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है और रक्तस्राव का होना हो जाता है। रक्तस्राव आप लोगों को लगता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है, रक्तस्राव होता है। ठीक है, रक्तस्राव जो है आपको गुदा मार्ग से या कहीं पर कटा छटा रहेगा तो वहां से भी आपको रक्तस्राव होने की संभावना बनी हुई रहती है। इसी वजह से जो है प्लेटलेट्स की कमी की वजह से जो है डॉक्टर पूछता भी है कि कहीं से आपको क्या रक्त गिर भी रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना कि रक्तस्राव का होना, तो रक्तस्राव भी होती है और प्लेटलेट्स में कमी होती है। ये लाइन बिल्कुल सही है। क्या कूट में पूछा है, कूट में नहीं पूछा है। ठीक है, तो आंसर आपका यहीं पर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो कूट नहीं है तो आपके लिए क्या है, आंसर यहीं पर सही है। तो यहीं पर जब सही है तो आगे हम लोग का आवश्यकता नहीं है पढ़ने का, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है डेंगू के बारे में। डेंगू किस मच्छर के काटने से होती है, मादा आपको एडीज मच्छर आपको पढ़े होंगे, एडीज इजिप्टी पढ़े होंगे और एल्बो पिक्ट्स पढ़े होंगे। आप एल्बो पिक्ट्स के बारे में नहीं पढ़े होंगे, आप एडीज के बारे में पढ़े होंगे, एडीज इजिप्टी। ठीक है, तो एडीज इजिप्टी जो पढ़े हैं उसी के बारे में रखते हैं। ठीक है, आप इधर कहिएगा कि कौन कौन सा नाम सुन पढ़ा देते हैं, एडीज आपको इजिप्टी, है ना। जो जितना पढ़े उतना ही रखिए। ठीक है, आवश्यकता नहीं है आपको आगे। तो आपको एडीज इजिप्टी जो कि आपको एडीज इजिप्टी के मच्छर के काटने से आपको देखने को मिलता है, ये डेंगू होती है। और डेंगू जो है प्लेटलेट्स में क्या हो जाता है, आपको कमी होती है और रक्तस्राव होता है, अधिक मात्रा में पसीना बहने लगता है। तो ये सब जो है फिजूल लाइन लिखा हुआ है। मस्तिष्क रक्त वाहिकाओं में सूजन, ये सब गलत लिखा हुआ है। लाल रक्त कोशिकाओं के जो है हरास होने के कारण जो है रक्त मतलब कमी, तो ये सब गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सब नहीं होगा, है ना। आंसर आपको सीधा सा बनेगा आपको प्लेटलेट्स। चलिए आगे बात करते हैं। आगे जो बात करते हैं तो अगला क्या है कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा आपको लार जो है सहायता से पच जाता है। तो लार की सहायता से आपको लार में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एमाइलेज, है ना। और एमाइलेज आप टाइलिन ये पढ़े हो कि लार में क्या पाया जाता है, एमाइलेज पाया जाता है। और एमाइलेज जो है किसको पचाने में मदद करता है, तो स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट को, स्टार्च को। ठीक है, तो ये जो आपको है एमाइलेज और एमाइलेज के पाचन, एमाइलेज जो है पाचन करता है, किसको करता है, आपको स्टार्च, टाइलिन कर सकते हैं या एमाइलेज कर सकते हैं। यहाँ पर स्टार्च का पाचन करता है और मुख से ही स्टार्च का पाचन प्रारंभ हो जाता है। और आंसर बनता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है कौन सा, आपको सी नंबर आंसर दिखाई पड़ रहा है। चलते हैं आगे बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। चलिए, मानव शरीर में जो संक्रमण से रक्षा कौन सा करता है, तो संक्रमण में रक्षा आपको कौन सा, टी कोशिका आ जाता है, डब्ल्यूबीसी। टी कोशिका का आपको भाग, टी कोशिका किसका है, डब्ल्यूबीसी का। तो आंसर आपको बनेगा कौन सा बनेगा, डब्ल्यूबीसी। आंसर बिल्कुल डब्ल्यूबीसी बनेगा, किसी प्रकार का यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आंसर क्या, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो यहाँ पर मानव शरीर का संक्रमण का रक्षा करता है तो आपको डब्ल्यूबीसी। तो आ जाए अगला प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न पर आसान, यहाँ पर जो आसान प्रश्न है उस पर केवल बातचीत करते हुए निकलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि जैव विकास का जो है सर्वप्रथम किसने बताया था। जैव विकास के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, जैव विकास का बारे में सर्वप्रथम जो है सिद्धांत दिया था किसके बारे में, तो लेमार्क के द्वारा। किसके द्वारा, तो यहाँ पर लेमार्क का आंसर होगा। जैव विकास का सिद्धांत किसके द्वारा, लेमार्क। चलिए आपको यहाँ पर आगे भी लिखा हुआ यही प्रश्न को जो फिर से इमेज लिया है ना। चलिए यहाँ पर आप आ जाता है, आपको जैव विकास का सर्वप्रथम किसने बताया था, तो जैव विकास का सर्वप्रथम, जैव विकास को जो बताने वाला जो वैज्ञानिक थे कौन थे, आपको लेमार्क थे। आगे आते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, आपको उपापचय प्रक्रिया में जो है अधिकतम ऊर्जा मिलती है। तो आपको किसमें ऊर्जा सर्वाधिक मिलती है, तो आपको सर्वाधिक ऊर्जा जो मिलती है किससे, वसा से आपको सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है। किससे मिलती है, आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको कार्बोहाइड्रेट, है ना, पनीर क्या होता है, चलिए प्रोटीन, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, आपको प्रोटीन और वसा। चलिए आपको छोड़िए इसको, तो यहाँ पर जो है ध्यान रखना है वसा। और वसा से आपको देखने को होता है कि वसा से क्या होती है, सर्वाधिक आपको ऊर्जा प्राप्त होते हुए दिखाई पड़ती है ना। तो सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, आपको जानते होंगे कि आपको वसा से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त, आप ऐसा नहीं कि वसा ही आप खाना प्रारंभ कर दीजिएगा। ठीक है, तब फैट हो जाइएगा। ठीक है, तो 9 आपको कैलोरी प्रति ग्राम जो आपको देखने को होता है, एक आपको वसा से प्राप्त होता है। प्रति ग्राम का, प्रति ग्राम कितना, तो 9 कैलोरी प्रति ग्राम आपको वसा से प्राप्त होती है। जबकि कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन आपको 4 कैलोरी ग्राम प्राप्त होती है। तो आगे आते हैं अगला प्रश्न, यदि बात करेंगे निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, प्रश्न निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। प्रश्न को और आपके लिए ऊपर कर देते हैं जिससे पढ़ने में आपको सुविधा हो। तो आपके लिए है प्रश्न क्या, कहां चला गया प्रश्न,
निम्नलिखित में से किसमें आपको नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है? तो नाइट्रोजन किसमें नहीं पाया जाता है? तो सीधी सी बात है कि आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में जो है आपको नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, किसी प्रकार का नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। किसमें? आपको कार्बोहाइड्रेट में, है ना। कार्बोहाइड्रेट में किसी प्रकार का नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। तो इतना याद रखेंगे। इसके आगे लेते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है? प्रकाश की आपको, चलिए आगे लिखा होगा आपके लिए, आगे नहीं लिखा है, चलिए। अरे आधा इधर आधा उधर कर दिया है। यहां पर आते हैं, इस तरह से प्रश्न करते हैं, प्रकाश की तीव्रता का मापक पूछ रहा है। प्रकाश की तीव्रता का मापक, तो प्रकाश की तीव्रता का जो मापक है आपके लिए 4 ऑप्शन है, यहां पर आप पढ़िए। जो आपके पास प्रकाश की तीव्रता का मापक है, प्रकाश की तीव्रता का मापक क्या है? आपको लक्स मीटर है, उसके बाद अल्टीमीटर है, और उसके बाद कोलोरीमीटर है, और एनीमोमीटर है। तो सभी के बारे में जल्दी से हम लोग बात कर लेते हैं। तो लक्स मीटर वैसा आंसर होगा। आपको प्रकाश की तीव्रता का जो मापा जाता है, और इसका जो मापक होता है कौन सा? लक्स मीटर होता है। जबकि अल्टीमीटर से आपको पढ़े होंगे कि अल्टीमीटर से ऊंचाई, हाइट को मापा जाता है, और कोलोरोमीटर से क्या? रंग को मापा जाता है, और एनीमीटर से क्या? एनीमो मतलब हवा, ठीक है। तो आपको वायु का वेग मापा जाता है एनीमोमीटर से। तो ये आप लोग जानकारी आपके पास अवश्य होगी। आगे आते हैं, अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है कि सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रहों का जो ताप मापा जाता है, तो सीधी सी बात है कि जिसका ज्यादा जिसमें तापमान होते हैं उसको जो मापा जाता है उसको पायरोमीटर से मापते हैं, ठीक है। और मैनोमीटर से आपको पता होगा कि मैनोमीटर से क्या? दाब को मापा जाता है। मैनोमीटर से किसको? दाब, प्रेशर को जो मापा जाता है, तो ये मैनोमीटर से मापा जाता है। वहीं पर बात करें, यहाँ पर हाइड्रो है, क्या लिखा हुआ है? हाइड्रो। तो द्रवों का जो है घनत्व मापा जाता है। द्रव का जो घनत्व, यदि बात करें कि द्रव का घनत्व, हाइग्रो से आप, हाइग्रो नहीं लिखा हुआ, हाइड्रो लिखा होता है। हाइड्रो ध्यान रखेंगे। आपको आर्द्रता जब होती है तो वो हाइग्रो होता है, जबकि यहाँ पर हाइड्रो है। हाइड्रो क्या होगा? द्रव का घनत्व होगा। आमीटर, आमीटर आपको सीधी बात है कि विद्युत धारा को मापा जाता है। आमीटर से किसको? विद्युत धारा को जब मापते हैं तो आपको आमीटर से मापते हैं विद्युत धारा को, ठीक ना। ये याद रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे। आगे आते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मिलान करने वाला है, और मिलान करने वाला है, मिलाइए, जल्दी से मिलाइए आप लोग कि रेडियम जो है मिलेगा, किससे मिलेगा? रेडियम की खोज किसके द्वारा किया गया था? रेडियम की खोज किसके द्वारा किया गया? आप पढ़े होंगे कि मैडम क्यूरी, रेडियम, और इनको जो है नोबेल प्राइज दिया गया था रेडियम के लिए, है ना। तो रेडियम का जो खोज होता है, तो रेडियम की खोज जो करने वाली थी आपको मैडम क्यूरी, ठीक है। उसके बाद पेंसिलिन की जो बात करते हैं, पेंसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। एक्सरे यदि बात करें, एक्सरे की खोज किसके द्वारा? तो रोएंटसन के द्वारा किया गया। वहीं चेचक का टीके की खोज की यदि बात करें तो किसके द्वारा किया गया है? एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया। वहीं पर मिला लीजिए, एक का आपको 2। चलिए, कूट जो है आपके लिए नीचे में लिखा हुआ है, तो कूट हम मिलाते हैं यहाँ पर। अरे कहां चला गया? तो यहाँ पर देखते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है? आपको 1 का बन रहा था 2 बन रहा था, 1 का यहाँ पर हम मिला देते हैं, 1 का आपको देखने को मिल रहा है 2 बन रहा है, तो 1 का 2 बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। और बी का क्या देखने को मिल रहा था? 1 मिल रहा था, और सी का 4 मिल रहा था, और आपको डी का 3 मिल रहा था। इसका आंसर बनेगा आपको 1 बनेगा, है ना, 1 बनेगा। चले आगे ले प्रश्न, किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे आते हैं, अति चालकता के संदर्भ से संबंधित यहाँ प्रश्न है। तो अति चालकता क्या आगे लिखा हुआ? अति चालकता से, चलिए लिखा हुआ अति चालकता से। अति चालकता के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? तो यह जो है क्रम शून्य विद्युत आपको प्रतिरोध की परिघटना, तो ये लाइन लिख ही दिया है। तो अति चालकता बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। और उसके बाद अति चालकों में जो चुंबकीय क्षेत्रों के बाहर की जो है प्रसार नहीं, प्रसार, ठीक है, प्रसार होता है। तो ये जो प्रसार होता है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको 1 और 2 दोनों आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? आपको सही होते हुए दिखाई पड़ता है। तो आंसर क्या बनता हुआ दिखाई पड़ता है? और आपको 1 और 2, ठीक है। क्या लिखा हुआ है आपको? क्रम शून्य, ठीक है। क्या कोई दिक्कत? चलिए, आप यदि हैं ऑनलाइन पे, तो ऑनलाइन पे जो है साथ में बाबू, तो क्या करना है? आपको लाइक कर देना है। चैनल अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो कर लीजिए, ठीक है। लाइक करने में जैसे नहीं कि कुछ आप रुपया लग रहा है आप लोगों को, ठीक है, लाइक तो कर सकते हैं। चले आगे, चले, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा बोलना पड़ रहा है ना, चलिए कोई बात नहीं है, आपके लिए बात करने में कोई परेशानी नहीं है ना, चलिए ठीक है। तो लेकिन आप इतना है तो कम से कम लाइक तो करिए। यदि आपको लगता है फायदा हो तब लाइक करिएगा, नहीं आपको लगता है कि अरे फिजूल का बता रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं। आते हैं यहाँ पर, आते हैं अगले प्रश्न, बात करते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए क्या है कि कैथोड किरणें केवल जो है गैस प्रयोग करके जो पैदा की जा सकती है। तो कैथोड किरणें केवल गैस प्रयोग करके, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है आपको कैथोड होगा, कैथोड क्या क्या लिख दिया है, इतना टाइपिंग मिस्टेक किया है कि क्या बात करें, ठीक है। ये कैथोड होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कैथोड किरणें जो होती है अदृश्य होती है, बिल्कुल अदृश्य होती है, और सीधी रेखाओं में गमन करती है। तो ठीक है, इनविजिबल, ठीक है। कैथोड जो आपको देखने को होता है, आपको कैथोड रेज हो इनविजिबल और ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइंस, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आपको 1 और 2 दोनों सही दिखने को मिल रहा है। लिख ही दिया, परिभाषाएं लिख दिया। चलिए अगले पर बात करते हैं। और अगला पर देखिए, अगला पर जो है आपको फिर से क्या है,
स्टेटमेंट लंबा आपको है स्टेटमेंट, और यहाँ पर क्या दोनों देखने को मिल रहा है, क्या परिभाषा आपके पास लिखा हुआ है। तो परिभाषा जब लिखा हुआ है तो सभी परिभाषा को हम लोग पूरे अच्छे से पढ़ेंगे और यहाँ पर मिलान करेंगे कि क्या सही है या नहीं सही है। जिस पदार्थ का जो है आपको अवकरण होता है, अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले को क्या ऑक्सीकारक, ये तो परिभाषा ही लिख दिया है, ऐसा नहीं कि कुछ प्रश्न पूछ रहा है। जिस पदार्थ का जो है अवकरण होता है, अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला होता है, उसको ऑक्सीकारक कहा जाता है। ये तो परिभाषा ही लिखा हुआ है। जिस पदार्थ का जो ऑक्सीकरण होता है, यहां पर इस बार ऑक्सीकरण लिखा हुआ है कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, उसे क्या कहा जाता है, अवकारक कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि एक और दो दोनों क्या है, सही है। ये परिभाषा बिल्कुल लिख दिया है, कुछ नहीं किया है, परिभाषा लिख दिया और परिभाषा पूछ रहा है कि आप लोगों से क्या सही है कि लिखा हुआ। इस ब्रह्मांड में सर्वाधिक उपलब्ध तत्व जो होता है, उपलब्ध तत्व, चलिए देखें आगे प्रश्न लिखा हुआ, चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपको 37 नंबर प्रश्न पर हैं हम लोग। और 37 नंबर प्रश्न पर क्या है कि इस ब्रह्मांड का जो है आपको सर्वाधिक उपलब्ध तत्व है, तो सर्वाधिक उपलब्ध यहाँ तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है। पूरे ब्रह्मांड में यदि घूमते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में कौन सा तत्व आपको देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन। ठीक है, तो सभी जगह आपको कौन सा देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन। ठीक है, 90% आपको पूरे ब्रह्मांड में खोजने को मिलेगा तो आपको कौन सा देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन ही देखने को मिलता है। तो आसान सा प्रश्न है ये, 90% आसपास रहेंगे, 90% आपको हाइड्रोजन। आगे आते हैं और अगला प्रश्न हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं कि निम्नलिखित में से सुमेलित करना है कि आपको सुमेलित करना है कि कौन सा है। ठीक है, जर्मन सिल्वर, चलिए जर्मन सिल्वर जो है आपको निकेल, आपको यहाँ पर आधा ही दिया हुआ था, आधा दिया हुआ था। हम लोग पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे कि जर्मन सिल्वर क्या सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। तो जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है, तो जर्मन सिल्वर में निकेल, तांबा और क्या होता है, आपको जस्ता देखने को मिलता है। निकेल, तांबा और आपको कॉपर कह सकते हैं, निकेल, तांबा और कॉपर आपको देखने को मिलता है 20-60, चलिए 20-60-20 होता है। तो यहाँ पर जो है आपको जर्मन सिल्वर, अरे कहाँ चला गया बाबू, तो जर्मन सिल्वर में यदि बात करेंगे, जर्मन सिल्वर में क्या क्या देखने को मिलता है, निकेल तो देखने को मिलेगा और निकेल के साथ साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, कॉपर देखने को मिलता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तांबा बोलता है, तो आपको तांबा देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपको निकेल, कॉपर, ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। चलिए 38 नंबर प्रश्न पर, चलिए ठीक है, प्रश्न क्या बोलिए, क्या परेशानी है, ठीक तो है, तांबा हाँ ठीक तो है, आपको तांबा और जस्ता ठीक से लिखा हुआ, तांबा और जस्ता, इसको जिंक कर सकते हैं, जेडन। आपको कॉपर या हिंदी में, चलिए हिंदी में ही लिख देते हैं आपको, चलिए तांबा हिंदी में याद है तो हिंदी लिख देते हैं, आपको जस्ता, अब तो ठीक है। तो निकेल, तांबा प्लस जस्ता होती है, और ये आपको ध्यान रखना है कि जर्मन सिल्वर में वहीं पर बात करें कि सोल्डर, और सोल्डर में क्या होता है, आपको टीन प्लस सीसा होता है। टीन प्लस क्या होता है, आपको सीसा को हम लोग पीवी बोलते हैं, तो टीन प्लस सीसा होता है। तो चलिए सीसा नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, तो सीसा टीन प्लस सीसा होता है। तो चलिए मिलान लेंगे। ब्लीचिंग पाउडर यदि बात करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन, ये आपको ठीक है। और उसके बाद हाइपो जो देखने को होता है आपको सोडियम थायोसल्फेट होता है, सोडियम थायोसल्फेट होता है, थायोसल्फेट। तो ये ध्यान रखेंगे, आपको हाइपो जो बनेगा आपको सोडियम थायोसल्फेट। ब्लीचिंग जो है, ब्लीचिंग आप देखते होंगे, ब्लीचिंग में जो है आपको क्लोरीन, ठीक है, ब्लीचिंग का शुद्ध भी किया जाता है, तो आप क्लोरीन की मात्रा डाल करके। चलिए तो आंसर कौन सा बन रहा है, आपको डी नंबर आंसर बन रहा है, आपको 1 का 2 बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद बी का क्या बन रहा है, आपको 1 बन रहा है, और आपको सी का 4 बन रहा है, और डी का आपको क्या बन रहा है, 3 बन रहा है। तो आंसर आपका बनेगा कौन सा, आपका डी नंबर आंसर बनेगा, बिल्कुल सही है, डी नंबर आंसर। आगे आते हैं अगले प्रश्न पर, बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। चलिए यहां पर क्या है, अरे आधा प्रश्न है, नोबेल गैस। चलिए विच फ्लोइंग आपको नॉट द नोबेल गैस, तो पूछ रहा है कि कौन सा नोबेल गैस नहीं है। चलिए आज और कुछ लगता है प्रश्न ऊपर होगा, हिंदी में लिखा हुआ। तो निम्नलिखित में से कौन सी आपको गैस जो है कि आपको नोबेल गैस नहीं है, तो नोबेल गैस आपको यहाँ पर आ जाता है, आपको जो 18 ग्रुप वर्ग 18 में देखने को मिलता है वह क्या है, आपको नोबेल गैस, जबकि नोबेल गैस नहीं है जो कि आपको ग्रुप 18 वर्ग का हिस्सा नहीं है। आवर्त सारणी की यदि बात करेंगे तो आवर्त सारणी में जो भी आपको 18 में नहीं है, तो आपको हीना आकर जाना रे है ना, हीना एक लड़की है, हीना आकर जाना रे, ये जो आपको कौन सा है वर्ग, आपको क्या है, ये आपको 18 का वर्ग है। ट्रिक याद है नहीं, चले ट्रिक को आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, ऐसे आप आसान बना सकता है। वैसे ट्रिक हीना आकर जाना रे होता है। तो रेडॉन क्या कहते हैं, आपको 18 का है, जेनोन आपको 18 का है, नियोन आपको 18 का है, जबकि ऑक्सीजन जो आपको ग्रुप देखने को होता है, ऑक्सीजन आपको 16वें ग्रुप का है। तो आंसर आपको यही बनेगा कि नोबेल गैस कौन सा है, तो आपको ऑक्सीजन जो है, यहाँ पर नोबेल गैस पूछ रहा है कि नोट लिखा है ना, तो यहाँ पर फॉलोइंग आपको गैसेस नोट नोबेल गैस, तो नोबेल गैस यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो नोबेल गैस आपको ऑक्सीजन जो है, नोबेल गैस यहाँ पर नहीं है।
आते आते हैं, आगे चलते हैं, आपको अश्रु गैस जो देखने को होता है, आंसू गैस जो जिसको हम लोग बोलते हैं, और आंसू गैस के रूप में जो कार्य करने वाली होती है, यहाँ पर क्या होती है, Cl2 होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, टीयर गैस के बारे में, यदि अश्रु गैस के बारे में बात करना तो Cl2 यहाँ पर जो होती है, इसी को आपको अश्रु गैस के नाम से जाना था। वहीं पर बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा आपको कोलाइड का उदाहरण नहीं है, और यहाँ पर लड़का का जो है गलत हो चुका है प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न गलत हुए हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं, आपको पढ़ने में सुविधा हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा आपको कोलाइड का उदाहरण नहीं है, आप लोग बताएंगे कोलाइड का उदाहरण कौन सा नहीं है। आंसर आप लोगों के लिए जो लगवाया गया था, आपको आइसक्रीम लगवाया गया था, लेकिन यह जो है फोम मिश्रण का उदाहरण होता है, कोलाइड का मिश्रण होता है। यहाँ पर जो है ये आपको होगा, ठीक है, उदाहरण है। कोलाइड का मिश्रण आइसक्रीम भी होता है, ये आपको फोम और क्या कहते हैं कोलाइड का मिश्रण है। कोलाइड किसको बोलते हैं, तो कोलाइड वैसे कण होता है जिसको आंखों से, जिसको कि नग्न आंखों से हम लोग नहीं देख सकते हैं। नग्न आंखों से बोल रहे हैं, देख सकते हैं लेकिन नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो जिसको नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि यह इसका व्यास जो होता है बहुत आपको 1 नैनो माइक्रो से होता है, आपको 1000 नैनो माइक्रो, तो इसको देखना संभव नहीं है आंखों से। तो यहाँ पर जो है इस सभी कण को जो है आंखों से देख नहीं सकते हैं, और सभी कण जब आंखों से नहीं देखा पड़ेगा तो ये तो कोलाइड मिश्रण है। लेकिन पूछ रहा है कि कोलाइड मिश्रण का कौन सा आपको उदाहरण नहीं है। आइसक्रीम बिल्कुल आइसक्रीम है, उसके बाद दूध भी बिल्कुल, दूध तो एकदम इमल्सन, कोलाइड मिश्रण का सबसे उपयुक्त उदाहरण यही है, दूध ही है, सबसे उपयुक्त तो दूध ही है। खून भी जो देखने को मिलता है, खून जो आपको प्लाज्मा जो है आपको इसमें छोटी छोटी आपको क्या कहते हैं, बहुत सारी आपको कण देखने को मिलता है जो आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये द्रव जो प्लाज्मा जो द्रव देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको छोटी छोटी कण आपको देखने को मिलता है, जो कि ये भी आपको किसका, कोलाइड मिश्रण का आपको उदाहरण प्रस्तुत करता है। यदि नहीं है तो कौन सा उदाहरण नहीं है, तो आपको वास्तविक आपको विलयन प्रस्तुत करता है। वास्तविक विलयन कौन सा, आपको शहद, हनी क्या है, वास्तविक विलयन है। ठीक है, ये क्या है, वास्तविक विलयन के अंतर्गत आता है। क्या आता है, वास्तविक विलयन के अंतर्गत। और आंसर क्या बनेगा आपका, डी नंबर आंसर बनेगा। जबकि आपका आंसर सीट में जो आंसर था आपका ए नंबर आंसर था, लेकिन आपको बता रहे हैं आंसर आपको क्या करना है, शहद आंसर करना है। यदि आप बात करें कि यहां पर कैसे हम पकड़ेंगे, है ना, ट्रिक से कैसे पकड़ेंगे, या समझ में नहीं आ रहा कि कोलाइड है कि एक निलंबन मिश्रण होता है। निलंबन क्या होता है, जो कि आंखों से आपको दिखता है। जैसे आपको नदियों में देखिएगा तो आपको प्रदूषण जो नदियों में देखने को मिल रहा है, ये क्या देखने को मिल रहा है, आंखों से देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आनी चाहिए क्या हो रहा है दिक्कत। ठीक है, किसी प्रकार का कमेंट करेंगे, यदि आपको लग रहा है कि किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करेंगे क्या दिक्कत है। चलिए यहां पर आते हैं, हम लोग दो तरह से पकड़ेंगे, है ना। एक तो सबसे आपको बता चुके कि आंखों का कण, आंखों के कण से आप नहीं पकड़ सकते, संभव नहीं है। आंखों का कण जो है आपको शहद में भी जो है संभव नहीं है कि उसको भी पकड़ना, आपको आंखों से समझ नहीं सकते हैं। यहाँ पर टिंडल प्रभाव पढ़े होंगे, टिंडल प्रभाव जो प्रस्तुत करता है, जो कोलाइड मिश्रण होता है वो टिंडल प्रभाव प्रस्तुत करता है। क्या करता है, जो कोलाइड मिश्रण होता है वो टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, सबसे पहला जो सबसे यहाँ पर उपयुक्त दिखाई पड़ता है टिंडल प्रभाव। पढ़े होंगे फिजिक्स में टिंडल प्रभाव के बारे में। और कोलाइड मिश्रण जो है टिंडल प्रभाव दिखाते हैं, टिंडल प्रभाव जो है कोलाइड मिश्रण टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। तो टिंडल प्रभाव जो दिखाते हैं, यहाँ पर आपको आइसक्रीम भी दिखाएगा, दूध भी दिखाएगा, खून भी दिखाएगा, जबकि शहद आपको टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पर ये आंसर है, आपको तो इस तरह से पकड़ सकते हैं। यदि इस तरह से भी आप नहीं बना सकते हैं, इस तरह से भी आपको लग रहा है कि इस तरह से बनाना मेरे लिए समझ में नहीं आया, टिंडल प्रभाव भी मेरे पास जानकारी नहीं है, तो ऐसे आप बना सकते हैं। ऐसा कौन सा कण है जो कि आप पानी में देते हैं तो वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, जो नीचे बैठ गया समझिए कि वो कोलाइड मिश्रण नहीं है, जो कण नीचे बैठते नहीं है। तो जो नीचे नहीं बैठेंगे वो आपको कोलाइड मिश्रण है। आपको कण को देखना है, पानी में दे देंगे कण, और कण जो है नीचे नहीं बैठेगा। कण नीचे, एक तरह से जो कण है नीचे नहीं बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए। अब देखते हैं, कण जो है नीचे नहीं बैठना चाहिए, है ना। अब यदि दूध लेते हैं, दूध को पानी में देंगे तो क्या होगा, ये दूध ऊपरी सतह पर ही होगा, पानी के ऊपरी सतह पर ही होगा, तो ये आपको ऊपर में ही तैरता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो कण जो है आपको नीचे नहीं बैठेगा। ऐसा नहीं कि दूध दिए एकदम नीचे जाके एकदम निलंबन के तहत जो है बालू के तहत एकदम नीचे जाके बैठ जाएगा, तो नीचे नहीं बैठेगा, एकदम मिक्स हो सकता है, यानी तो ऊपर में ही ये रहेगा। आइसक्रीम यदि बात करते हैं तो आइसक्रीम जो आप खा रहे हैं, ठीक है, आइसक्रीम, ठीक है, वो बर्फ वाला आइसक्रीम नहीं, ठीक है, जो वहां पर खाते होंगे आप लोग शादी विवाह पार्टी में, तो वहां पर ध्यान रखेंगे जो आइसक्रीम होती है, ठीक है, ये फोम का उदाहरण होता है। तो फोम के अंतर्गत या आप ऐसा कर सकते हैं, फोम के अंतर्गत जो है, जो आपको फोम के अंतर्गत ये भी सेल सब आता है, इसको यदि आप देते हैं पानी पर तो ये कहां पर रहेगा, ये ऊपर में ही तैरता हुआ रहेगा। फोम में कह सकते हैं ये आइसक्रीम आपको ऊपर में ही आपको तैरेगा, नीचे नहीं बैठेगा। खून भी सेम उसी तरह से प्रोसेस होगा, ये पानी में देंगे तो ये आपको पानी के ऊपरी सतह पर ही आपको ये
तैरता हुआ दिखने को मिलेगा। जबकि शहद यदि देखते हैं तो ये बेचारा पानी में धीरे 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 नीचे बैठ जाएगा। तो ये वास्तविक विलयन है, तो ये आपको आंसर होगा यहाँ पर डी नंबर आंसर बनेगा। तो आप कैसे बना सकते हैं, ये बनाना आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये आप क्या होगा, यदि यहाँ पर शहद नहीं होता, कोई और होता और चार में से दूसरा कोई छांटते, तब हम लोग आइसक्रीम को छांट सकते थे। लेकिन यहाँ पर यदि चार में से हमको छांटना होगा तो हम छांटेंगे किसको, शहद को ही छांटेंगे, क्योंकि ये फोम क्लोराइड मिश्रण है। ये क्या है, फोम क्लोराइड मिश्रण है। चलिए आगे लेते हैं। कीटनाशकों में जो प्रयुक्त होने वाला होता है, तो कीटनाशकों में जो प्रयुक्त करते हैं, हम क्या करते हैं प्रयुक्त, यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम आपको फॉस्फाइड का प्रयोग करता है, जबकि आंसर यही बनेगा। जबकि जिंक फॉस्फाइड का जो प्रयोग करते हैं, चूहा मारने के लिए प्रयोग करते हैं, कृंतक के रूप में प्रयोग, जो कृंतक वाले जीव होते हैं कि यहाँ पर चूहा मारने के लिए, सीधा लिख लेते हैं चूहा मारने के लिए। चूहा मारने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, आपको किसका प्रयोग करता है, जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। आगे आते हैं अगले प्रश्न में, बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। चलिए अगला प्रश्न जो आपको कूट में दिया गया है, देख लेते हैं कूट क्या दिया हुआ पूरा का पूरा। चलिए दिया हुआ है यहाँ पर जो है, इसको थोड़ा सा जूम छोटा करते हैं। चलिए ठीक है, अब आपके लिए पूरा प्रश्न आपके बोर्ड पर है। ठीक है ठीक है, बोर्ड पर देखने को मिल रहा है ना, क्या सही है। ठीक है, आप लोग कुछ तो बोलिए, कुछ इतना कमेंट तो करिए, लाइक तो करिए, लाइक तो कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न बनाते हैं। यहां पर देखते हैं ये भी प्रश्न जो है आप लोगों के किताब में यदि देखते हैं तो आंसर शीट उसका भी वहां पर भी गलत है। क्या है आंसर शीट वहां पर गलत है और शुद्ध सही क्या होगा वो बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्या कहते हैं थोक मूल्य सूचकांक, जो WPI है, वह जो निर्धारण होता है प्राथमिक, आपको जो देखने को होता है प्राथमिक के अंतर्गत जितने भी आपको पदार्थ देखने को होता है, तो खाद्य वस्तुएं और क्या कहते हैं खनिज पदार्थ, ये सब जो आते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आपको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपको खाद्य वस्तुएं और खनिज बिल्कुल आएगा। ये किसके अंतर्गत आएगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो प्राथमिक क्षेत्र वाला तो होगा ही, प्राथमिक क्षेत्र वाला तो होगा ही, साथ साथ में जो है आपको विनिर्मित, यहाँ पर विनिर्मित लिखा हुआ, विनिर्मित होगा। ईंधन खनिज भी आपको होगा, उसके बाद ये तो आपको आ ही गया। चलिए ईंधन और ऊर्जा ये आपको सेकंड के अंतर्गत आएगा, फ्यूल और एनर्जी, और उसके बाद विनिर्मित उत्पाद। इसका मतलब है कि आपको सभी आपको सही होगा, और सभी जो सही दिया हुआ है तो इसमें आप खोजिए कौन सा होगा, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 कौन सा दिया हुआ है आपको, डी नंबर में जो दिया हुआ है आपको, डी नंबर में क्या होगा 1 2 3 4। आंसर क्या बनेगा 1 2 आपको 3 4 बनेगा। ठीक है, सभी सही होगा। ठीक है, ईंधन तो होगा ही। आगे है, चलिए ये भी आपको कूट में दिया हुआ है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, जूम करते हैं, और इसके बारे में हॉट मनी है और क्या कहते हैं हार्ड करेंसी है। दोनों आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि हॉट करेंसी और हार्ड मनी किसको बोलते हैं। तो हॉट करेंसी किसको बोला जाता है, जो एक तरह से अधिक तरल निवेश कर सकते हैं कि एकदम तुरंत होनी चाहिए, है ना। तो कौन सा होना चाहिए, हॉट मनी। हॉट मनी क्या लिखा हुआ है आपको, प्रवृत्ति जो है विपरीत परिस्थितियों में पलायन करने में होती है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। हॉट मनी का जो प्रयोग करता है त्वरित रूप में किया जाता है, विपरीत आपको क्या लिखा हुआ है, हॉट मनी का प्रवृत्ति जो है विपरीत आपको परिस्थितियों में पलायन करने की होती है। तो बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं कि अत्यधिक ये तरल निवेश होता है, अत्यधिक तरल निवेश की वजह से जो है हॉट मनी का प्रयोग किया जाता है। सबकी हार्ड करेंसी क्या होती है, हार्ड करेंसी आसानी से परिवर्तनीय नहीं, यहां जो लिखा हुआ है यही गलत लिखा हुआ है। हार्ड करेंसी आसानी से परिवर्तनीय होती है, ठीक है, आसानी से परिवर्तन हो जाती है। क्यों, जैसे हार्ड करेंसी के अंतर्गत किसको लेते हैं, तो यहाँ पर डॉलर को लेते हैं। किसको लेते हैं, डॉलर। सभी व्यक्ति तो डॉलर को, डॉलर ऐसा थोड़ा कि आपको डॉलर देंगे तो आप कहिएगा डॉलर नहीं लेंगे, आपको डॉलर जो है फायदा देगा। बैंक वाला तो आपको बैठा के बोलेगा कितना डॉलर लाए हो, बैठो पहले हम तुमको जो रुपया देंगे। तो डॉलर सभी को, डॉलर तो डॉलर की तो डिमांड है मार्केट में, ठीक है। तो डॉलर हार्ड करेंसी के वैसी करेंसी जिसको कह सकते हैं कि आसानी से मार्केट में अवेलेबल तो नहीं मिलती है लेकिन सभी कोई उसका चाहत रखता है, ठीक है। तो ये आपको हार्ड करेंसी के अंतर्गत आता है। और परिवर्तन आसानी से परिवर्तन होता है, तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा केवल आपको आंसर बनेगा कौन सा, 1 नंबर आपको सही है, जबकि बी नंबर जो है आंसर आपका गलत है, तो यहाँ केवल आपको 1 बनेगा। आगे आते हैं, आगे चलते हैं, तो अगला प्रश्न पर बात करते हैं कि आर्थिक विकास, आर्थिक विकास किसका, यहाँ पर भी आंसर शीट में गलत है, आंसर देखेंगे आर्थिक विकास। और देखिए 2 आपको शब्दों का प्रयोग होता है, एक आर्थिक समृद्धि होती है, आर्थिक समृद्धि, समृद्धि। चलिए आर्थिक समृद्धि यदि बात करते हैं कि आर्थिक समृद्धि किसको बोलते हैं, तो आर्थिक समृद्धि किसको बोला जाता है, तो आर्थिक समृद्धि में केवल क्या होता है, रुपया बढ़ेगा। यहां पर देखेंगे, मान लेते हैं कि रुपया में क्या जो आपको गुना बढ़ रही है। यदि आपके पास 10 रुपया था, कल हो सकता है कि आपके पास 15 आया, हो सकता है कि आपके पास 20 आया, हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको 100 रुपया आया। इस तरह से आपका विकास हो रहा है, व्यक्तिगत भी विकास हो, व्यक्तिगत विकास हो रहा है और आपके पास रुपया धीरे 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 बढ़ रहा है। लेकिन सामाजिक जरूरी नहीं कि सामाजिक विकास हो रहा है,
ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे व्यक्ति के पास जो है बहुत सारा रुपया होता है, उसके बावजूद जो है फटीचर की तरह से जिंदगी जीता है। बहुत सारे व्यक्ति के पास जो है रुपया भी नहीं भी रहता है, तो उसके बाद भी जो है शान शौकत से जिंदगी जीता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, आर्थिक समृद्धि मतलब क्या कि केवल आपका जो है एक तरह से रुपया में आपको बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन आपका विकास नहीं हो रहा है। विकास तो हो रहा है, लेकिन केवल आपका रुपया में विकास हो रहा है। जबकि आर्थिक विकास जो है क्या है कि आर्थिक विकास ये एक तरह से ब्रॉड परिभाषा होती है। आपके साथ साथ जो रुपया तो आ रहा है, यहां तो बढ़ोतरी हो रही है, साथ साथ जो आपका समाज भी बढ़ोतरी हो रही है, और समाज के साथ साथ आपका परिवार समाज जितना भी है सभी बढ़ोतरी हो रही है। जब आप रुपया लाए तो अपने घर में जो है खर्चा किया, और अपने घर के साथ साथ जो है आप एकदम क्या कहते हैं सोफा खरीदे, सोफा के साथ साथ आप एकदम जिंदगी धीरे धीरे क्या कर लेते हैं, लग्जरियस जिंदगी ले जा रहे हैं। उसके बाद पहले चलते थे साइकिल से, साइकिल आपके पास रुपया आया तो क्या किया आप, लग्जरियस आपको गाड़ी लिए। उसके जब लग्जरियस गाड़ी लेते हैं तो आसपास वाला भी आपको फायदा होता है, और आप जब कुछ खरीदिएगा तो दुकानदार वाले सबको भी फायदा होगा, कहीं ना कहीं समाज को भी फायदा होगा। तो आप एक तरह से अपने साथ साथ जब समाज को भी विकास करते हैं, इसको बढ़ाता है आर्थिक विकास की परिभाषा उचित। इसका अर्थ होता है क्या है, देश की अर्थव्यवस्था में सामाजिक एवं आर्थिक विकास परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन। ठीक है, तो रुपया के साथ साथ जो है सामाजिक परिवर्तन को बोला जाता है क्या, आर्थिक विकास बोला जाता है। आंसर क्या बनेगा, आंसर सी नंबर, आंसर बिल्कुल आंसर सी बनेगा। अब देखिए आपका जो सेट है, अब जो रियांश वाला जो सेट करवाए हैं उसमें क्या करवाए हैं आपको, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। तो आप उनका क्या परिभाषा है वो बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको आपके लिए उचित परिभाषा की बात कर रहे हैं, और आंसर बनेगा देश की अर्थव्यवस्था में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन। आप जाके पढ़ सकते हैं, लुसेंट में भी आपको दिया हुआ है, या किसी भी टीचर से पढ़े होंगे तो जरूर आपको जो मेरे द्वारा बोल रहे हैं सेंटेंस यही शब्दों का प्रयोग किया होगा। आप कहीं भी पढ़े होंगे, आपको जहां दिल्ली पढ़े, आपको औरंगाबाद पढ़े, जहां जब हम मुजफ्फरपुर पढ़े, जहां कहीं भी पढ़े होंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए सभी एक ही परिभाषा, यदि अच्छे से पढ़े होंगे, अच्छे टीचर से पढ़े होंगे, तब तो मान के चलिए परिभाषा आपको उचित परिभाषा दिया गया होगा। आप आलतू फालतू 200 रुपया में पढ़िएगा पूरा इकोनॉमिक्स, तब तो समझ ही ना कि क्या पढ़ाया गया होगा। ठीक ना, तो आपको चाहिए 150 रुपया में, 200 रुपया में चाहिए पूरा इकोनॉमिक्स, तो उतना मेहनत नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न में बात करते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपके लिए प्रश्न संख्या 46 और 46 नंबर आपको जल्दी से बताना है कि कौन सा आपके लिए सही है। यह जो है समाज के सभी वर्गों को जो है ऋण प्रदान करता है, बिल्कुल। बैंक का काम क्या है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का सभी वर्गों के लिए ऋण प्रदान करेगा, बिल्कुल सही है। और यह 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित होता है, यह भी बात बिल्कुल सही है। आपको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो देखने को होता है, आपको 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित हुआ, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के द्वारा दिए गए ऋणों में जो है सर्वाधिक अंश प्राथमिक क्षेत्र में, मतलब कृषि क्षेत्र में होता है। प्राथमिक क्षेत्र में अभी जस्ट बात किया प्राथमिक क्षेत्र का, ये प्राथमिक क्षेत्र में होता है। बिल्कुल क्षेत्र में क्या, ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, थोड़े है कि क्या कहते हैं कंपनियां होगी, कंपनियां यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र ज्यादा होगा, तो प्राथमिक क्षेत्र में ज्यादा रुपया इन्वॉल्व किया जाएगा। तो आंसर आपका 1 और 2 तीनों बन रहा है, तीनों आपका सही है। चले आगे, निम्नलिखित आपको गलत युग्म को मिलाना है। ठीक है, तो गलत युग्म को जैसे ही मिलाना है, सभी के बारे में हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं। आपको अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर जो है एलके झा समिति, तो प्रत्यक्ष कर जो है आपको अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर जो है देखने को मिलता है, अप्रत्यक्ष कर आपको एलके झा समिति, तो एलके झा ही है। ठीक है, एलके लिखा हुआ, केवल एलके का लिखा हुआ, एलके झा होता है, एलके झा क्या क्या लिख दिया है समझ में नहीं आ रहा, एलके झा। ठीक है, तो एलके झा समिति, तो एलके झा समिति जो आपको देखने को मिल रहा है, एलके झा समिति जो ये जो है आपको किसके लिए है, अप्रत्यक्ष कर के लिए है। बात करें कि आपको शेयर घोटाला, तो शेयर घोटाला जो आपको समिति देखने को मिलता है, ये जानकी, आपको कह सकते हैं कि आपको जानकी रमन समिति के द्वारा, कौन सा, जानकी रमन, इसके लिए लिख लीजिएगा। शेयर घोटाला के लिए आपको जानकी रमन, जानकी रमन समिति, कौन सा, जानकी रमन समिति है ना, जानकी रमन समिति, शेयर घोटाला के लिए जानकी रमन। जबकि यदि बात करें कि आपके लिए चलैया समिति है, तो यहीं पर हम बात कर लेते हैं चलैया समिति जो है, ये है चलैया समिति किसके लिए, आपको बहुत बार करवा चुके हैं कि चलैया समिति का जो है, ये जो है किसके लिए, कर सुधार में आया है। चलैया समिति किसके लिए था, ये चलैया समिति कर सुधार के लिए था। किसके लिए था चलैया, कर सुधार के लिए था, कर सुधार के, चलैया समिति किसके लिए था, कर सुधार के लिए था। वित्तीय प्रणाली समिति नरसिम्हन, बिल्कुल क्या, पूंजी खाते परिवर्तन, और बार बार पूछा गया है तारापुर समिति, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो आपको देखने होता है शेयर घोटाला, याद रखेंगे जानकी रमन समिति, जबकि आपको चलैया समिति किससे, कर सुधार से संबंधित है। ठीक है, तो आंसर आपका बी नंबर बन रहा है। चलते हैं आगे, बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। भारत का बजट जो है तैयार करने में जो है भाग लेने वाला अभिकरण कौन कौन सा अभिकरण है। चलिए यहां पर भी आप लोगों का आंसर सेट गलत है, आंसर एकदम 15 से 20 से आज आंसर गलत है, और आप लोग जो है नंबर लेके आ गए हैं 70। कैसे लेके आए हैं ये बताइए, नंबर जो लेके आए हैं 70 कैसे लेके आए हैं। आप लोगों से बात कर रहे हैं, स्टेडियम वाले, है ना, स्टेडियम में चलता है, पूरी तरह से चलता है, पता है ना। ठीक है, खुले तौर पर आसमां के नीचे। ठीक है, सुबह सुबह जो है एकदम कुहासा के नीचे, और शाम में भी कुहासा के नीचे, इतना ठंडा है
और आप लोगों को किसी दिन जो है वीडियो दे देंगे, ठीक है, कितने ठंडे में जो है बच्चे सब जो है बैठे रहते हैं यूं ही बिना किसी भी ऊपर में छतरी के, ठीक है, और देते हैं, ठीक है। अच्छे अच्छे जो लड़के हैं यहाँ पर आके टेस्ट देते हैं, यहाँ पर वही बच्चे टेस्ट देते हैं जिनका कि रिजल्ट हो चुका है, कहीं ना कहीं रिजल्ट अब देने के आसपास है। रिजल्ट पिछली बार भी कुछ छात्रों का हुआ था और इस बार भी जो है वैसे वैसे छात्र ही डिस्कशन में बैठते हैं। और नए छात्र कैसे डिस्कशन में बैठ सकते हैं, उनको समझ में ही नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं, उनको लगेगा अरे फालतू बात कर रहा है, हमको तो चाहिए क्या, मनोरंजन चाहिए, लड़का लड़की कौन लिपस्टिक लगा रहा है कौन लिपस्टिक नहीं लगा रहा है। तो आप अभी लिपस्टिक वाले टीचर के पास तब जाइए, ठीक है, तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। आइए यहाँ पर आते हैं, वो सब जो कमेंट लड़की सब जो पढ़ा रही है तो कमेंट आप कर रहे हैं कि मैडम जी ठीक लग रही है, मैडम जी अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, बाल अच्छा लग रहा है ना। तो वो अभी आप लोग अभी वहीं पर जाना है, जब वहां पर 4 5 वर्ष पढ़ लीजिएगा उसके बाद आइएगा सेट बनाने के लिए। आइए आते हैं आगे। बजट का जो है तैयार करने वाले जो है भाग लेने वाले जो अभिकरण है, क्या है अभिकरण देख लेते हैं, वित्त मंत्रालय। तो वित्त मंत्रालय के द्वारा ही बजट का ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, बिल्कुल सही है कि बजट का ड्राफ्ट कौन तैयार करता है, तो बजट का ड्राफ्ट तैयार करता है। अब ये सब जो बात करेंगे कि बजट का ड्राफ्ट तैयार करता है उनको समझ में ही नहीं आएगा, जो नए छात्र होंगे उनको समझ में ही नहीं आएगा कि बजट का ड्राफ्ट क्या होता है। तो बजट का आप तो यहाँ पढ़ाएंगे थोड़े, ऐसा नहीं कि पढ़ाएंगे, तो बजट का ड्राफ्ट तैयार करता है वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। मुख्य भूमिका किसकी होती है, तो मुख्य भूमिका आपको वित्त मंत्रालय ही संभालते हैं। मुख्य भूमिका यहां पर लिखेंगे तो मुख्य भूमिका कौन संभालते हैं, आपको यही संभालते हैं। जबकि नीति आयोग क्या है, नीति आयोग भारत सरकार का क्या है, थिंक टैंक के रूप में काम करती है। थिंक टैंक के रूप में आप पढ़े होंगे कि आपको इकोनॉमिक्स में जो इसको पढ़ाया गया होगा, आपको नीति आयोग क्या है, थिंक टैंक के रूप में काम करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, थिंक टैंक मतलब कि सुझाव देने का काम करती है। तो ये भी आपको आएगा, 1 आएगा 2 आएगा। यहां पर ध्यान रखेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये क्या होता है, जब पास हो जाता है तो खर्च का एक तरह से परीक्षण करता है। ये क्या करता है, लेखा एवं परीक्षण नाम है, ये खर्च का क्या करता है, परीक्षण करता है। इसका मुख्य भूमिका से, बजट के मुख्य भूमिका से कोई लेना देना नहीं है। ये खर्च को क्या करता है, कैसे परीक्षण करता है कि आप जो खर्च किए हैं, भारत सरकार के द्वारा जो खर्च किया गया है, जिस मद पर जो खर्च किए हैं, आप बजट तैयार किए थे उस पर जो आप खर्च किए थे, क्या सही खर्च किए हैं या गलत खर्च किए हैं। एक तरह से ये लेखा जोखा तैयार करके नियंत्रक महालेखा परीक्षक देगा। जबकि संसद जो है, यहां पर देखेंगे संसद बजट पारित करता है, यहां पर पेश, यहां पर ध्यान रखेंगे पारित करता है, तैयार नहीं करता है। संसद जो है यहां पर इसके बारे में इधर लिख देते हैं, संसद क्या करता है, बजट को क्या करता है, पारित करता है, बजट पारित करता है लेकिन तैयार नहीं करता है। इसलिए इस तरह से लिखना है क्योंकि ये जो है आपके आंसर शीट में गलत लिखा हुआ है, तैयार नहीं करता है, तैयार नहीं करता है। तो यहां पर ध्यान रखना है, आपको ये डी भी नहीं बनेगा और उसके बाद आपको क्या 3 भी नहीं बनेगा और आंसर बनेगा क्या 1 और 2 बनेगा। क्या बनेगा, 1 और 2 बनेगा, केवल आपको 1 और 2 बनेगा। बजट तैयार करने, यहां पर पूछा है कि बजट तैयार करने में भाग लेने वाले जो अभिकरण कौन है, तो बजट तैयार करने में जो अभिकरण भाग लेते हैं वित्त मंत्रालय होगा, नीति आयोग होगा। जबकि नियंत्रण महालेखा परीक्षण नहीं होगा क्योंकि ये खर्च का परीक्षण तैयार करता है और बजट पारित होती है आपको संसद के द्वारा, लेकिन बजट तैयार नहीं करता है। लाइन पूरी तरह से स्पष्ट करके लिखती है कि आपको बजट पारित संसद बिल्कुल करता है लेकिन तैयार नहीं करता है, ठीक है। संसद का काम नहीं है कि बजट तैयार करना। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं, तो आंसर इसलिए 1-2 ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, अगले प्रश्न पर चलिए यहां पर आते हैं। ये तो आसान सा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय आपको हेराल्ड डोमर जो है मॉडल पर आधारित है। तो हेराल्ड डोमर पर पढ़े होंगे कि हेराल्ड डोमर पर जो पंचवर्षीय योजना है, आपको पहला पंचवर्षीय योजना पढ़े होंगे कब से, 1951 से 56। और ये जो आपको देखने को मिलता है क्या, हेराल्ड डोमर पर। और इसमें सबसे प्राथमिक जो बल दिया गया था, प्राथमिक सेक्टर पर ही बल दिया गया था। इसका मतलब है कृषि पर जो है सर्वाधिक आपको बल दिया गया था, है ना। पहली पंचवर्षीय योजना में आपको किस पे बल दिया गया था, कृषि पर। जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना यदि बात करेंगे तो आपको देखने को पीसी महालनोबिस, और पीसी महालनोबिस वाले में किसमें आपको भारी उद्योग पर जो है बल दिया गया था। ये आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न आंसर बनेगा, आंसर बिल्कुल आंसर बनेगा यहाँ पर क्या बनेगा, पहली आपको पंचवर्षीय योजना जो कि आपको पंचवर्षीय आपको हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। यदि बात करेंगे भारत में सबसे पहले जिस राज्य में मूल्य वर्धित कर लागू हुआ था, वैट के बारे में बात कर रहे हैं कि वैट कहां पर लागू हुआ था। ये जो वैट लागू हुआ था 2003 में लागू होती है। 2003 में कहां पर लागू होती है, ये आपको हरियाणा में लागू होता है। कहां पर लागू होता है, तो ये अच्छे से याद रखना कि वैट जो लागू करने वाला पहला राज्य है ये आपको कहां पर है, हरियाणा राज्य है। सही है, आंसर बिल्कुल सही है। आगे चलें, आ जाते हैं, जूम करें। चलिए आर्थिक, चलिए फिर से देखिए। अब देखिए अभी जस्ट बात किए थे आर्थिक विकास के बारे में, अभी जस्ट अभी बात की है। ऐसा नहीं कि बहुत दिन हो गया बात किया हुआ, कि बहुत घंटा हो गया, घंटा भी नहीं हुआ, कुछ चंद मिनट हुआ है।
है ना, और आर्थिक विकास के बारे में बात किए थे, और आपसे प्रश्न पूछ दिया है। आर्थिक यहाँ पर विकास नहीं होगा, विकास होगा, इसके में टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है। आर्थिक विकास का जो है अनिवार्य अंग है क्या है। अब देखिए, लोगों का जीवन का जो है स्तर में सुधार, अभी बताए थे, सोफा खरीदिएगा, ये खरीदिएगा, कार खरीदिएगा, है ना, लग्जरियस आप जीवन लाइफ जीते हैं तो क्या करते हैं, अपना जीवन स्तर में क्या करते हैं, सुधार करते हैं। और जन संस्था मतलब जो है गुणात्मक सुधार करते हैं। जन संस्था कहने का मतलब है जो आसपास के जो समाज देखने को होता है, जन संस्था जो है इसमें भी क्या देखने को मिलेगा आपको, गुणात्मक सुधार। सभी में जो भी सामाजिक व्यवस्था है उसमें भी आपको गुणात्मक सुधार देखने को मिलता है। गरीबी में जो है कमी, बिल्कुल आपके पास रुपया आएगा और क्या होगा, आर्थिक विकास होगा, तो गरीबी स्वाभाविक बात है कि दूर भागेगी, और दूर भागेगी तो आप क्या होगा, अमीर बनिएगा, गरीबी में कमी आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त मतलब सभी सही होगा। क्या होगा, 1 2 3 बिल्कुल सही है। आर्थिक विकास का अनिवार्य अंग बिल्कुल आपको देखने को मिलता है, 1 2 3 सही है। देख रहे हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? आप लोग जो है आते हैं चले जाते हैं, कहां चले जाते हैं। चलिए, जब आपको देखने का होगा तब देखिएगा, आपके वीडियो आपके चैनल पर रहेगा वीडियो। आते हैं अगले प्रश्न में, बात करते हैं कि आपको 1858 अधिनियम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। जितना भी परीक्षा है आपको, बिहार एसएससी है, या सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा फोन लेना पड़ेगा एक, अरे यार, चलिए यहां पर ध्यान रखना कि भारत शासन आपको करने की शक्ति जो है ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर जो ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया था, बिल्कुल सही है। और कब के बारे में बात कर रहा है, यहां पर है कि 1858 अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1858 के बाद क्या होता है, 57 की घटना याद है, उसके बाद जो है ब्रिटिश सरकार जो है देखने को मिलता है, उसमें थोड़ा बदलाव देखने को मिलता है। तो भारत शासन करने के लिए जो शक्ति जो है ईस्ट इंडिया जो है कंपनी को क्या लेकर समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन अपने पास, ब्रिटिश क्राउन के पास ये चला जाता है, ये आपको पता होगा। और भारत शासन के लिए जो है लंदन आपको इंडिया काउंसिल की जो आपको स्थापना कर दी जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि आपको 1 और 2 दोनों क्या है, और 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही है, लिखा हुआ है ना। चलिए आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है कि बंग भंग आंदोलन के बारे में बात करते हैं। और ये बंग भंग आंदोलन 1905, तो यहाँ पर जो है 1905 यहाँ पर अमार सोनार बांग्ला गीत की रचना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। और इसी को बाद में क्या कहता है, बांग्लादेश वाला क्या कर लेता है, अपना करके अपना राष्ट्रीय गीत अपनाता है। तो अमार सोनार बांग्ला आपको जो है वर्तमान में देखने को मिलेगा क्या, बांग्लादेश का ये राष्ट्रीय गीत है। लेकिन लिखा किसके गया था, तो लिखा गया था आपको रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, जो कि लिखे कब गया था, तो ये आपको बंगाल विभाजन का जो घोषणा होती है उसी वक्त ये लिखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा परिषद इसी तरह से स्वदेशी कुछ कार्यक्रम चलाता है, तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और एक दूसरे के हाथ पर जो है जब इस तरह से घोषणा हो जाती है तो ये आपको राखी बांधी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि आंसर क्या बनेगा, आपको 1 2 3 सभी सही है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न, बात करते हैं कि स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक आसान है आपको लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन कब स्थानीय स्वशासन का ये जन्मदाता माना जाता है, ये आपको 1882 में, 1882 ईस्वी में आपको रिपन, और रिपन को जो है सज्जन रिपन के भी नाम से जाना जाता है। एक ही वायसराय ऐसे है कि जो कि कह सकते हैं कि इसको भारत के द्वारा जब भारत में लोकप्रिय रहे थे और भारतीयों के द्वारा जब पसंद किया जाने वाला वायसराय थे आपको कौन सा, लॉर्ड रिपन थे। और 1882 से मिलाते हैं क्या आपको यहाँ पर स्थानीय स्वशासन, और स्वशासन का जनक माना जाता है, इन्हीं को माना जाता है, इसीलिए लिखा भी गया स्थानीय स्वशासन का जनक इनको आपको रिपन को माना गया है। अगले प्रश्न बात करते हैं, यहाँ पर है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा आपको सुमेलित है। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, प्रश्न को सुधार करना है, एशियाटिक सोसाइटी ग्रेट ब्रिटेन, नहीं तो आपको दो को गलत हो जाएगा। यहाँ पर 23 को क्या कर देना है, 23 को आप यहाँ पर 13 को क्या कर देना है, 23 करना है, क्या करना है, 13 को 23 करना है, ठीक है। 1800 यहाँ पर लिख देते हैं, 1823 होगा, ठीक है, क्या होगा 1823। अब बनाइए, अब प्रश्न सही है ना। अब प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, तो प्रश्न जो है आप लोगों का देख लेते हैं प्रश्न, तो ये आप जो है बिल्कुल सही है, नहीं तो क्योंकि आप 13 रखते हैं तो दो को गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 2 एक ही कोई गलत होगा, 13 जो है मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं है, उसको सुधार करें। कहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, दूसरे का सेट भी है, उसके बावजूद भी बता देंगे कहां पर टाइपिंग मिस्टेक किया है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है। और यहाँ पर देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की यदि बात करें 1784 में होता है, विलियम जोन्स के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा, विलियम जोन्स। पढ़े होंगे विलियम जोन्स, नाम लिखने की आवश्यकता नहीं, आप लोग जानते होंगे, यदि नहीं है तो आपको बोल रहे हैं लिख लीजिएगा। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना आपको कलकत्ता में की जाती है 1784 में, किसके द्वारा, विलियम जोन्स के द्वारा। और इसी के द्वारा जो है पहला जो है गीता जो आपको किताब देखने को मिलता है, इसका आपको अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है, किसके द्वारा, विलिकिंस के द्वारा। अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं विलिकिंस, लेकिन यही सोसाइटी यही रहती है, एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा ही स्थापित किया जाता है। क्योंकि ये जो आपको विलियम जोन्स आपको देखने को मिलता है, ये क्या आते हैं, जज बनकर आते हैं। और इसको यहाँ भारतीय समाज के बारे में समझ में ही रहता आता है कि कोई 4 शादी कर रहा है, कोई 1 शादी, मुस्लिम वर्ग वाला आता है तो बोलता है कि 4 शादी हम अलाउ है,
और हिंदू वर्ग वाला आता है बोलता है कि मेरे में एक ही एकदम मान्यता एक ही शादी का है। समझ में नहीं आता है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई बोलता है कि हमको गाय का मांस खाना अलाउ है, कोई बोलता है कि हमको सुगर का मांस खाना अलाउ है। अब कुछ समझ में उसको कानून के समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले बोलता है कि जितना भी इसका धर्म ग्रंथ है पहले इसको क्या करो, अंग्रेजी में अनुवाद करो, पहले पढ़ो तो क्या लिखा है इसके बारे में, और उसके अनुसार से जो है धर्म के अनुसार से उसके बाद जेंटू लॉ, आप मनुस्मृति पढ़ोगे, मनुस्मृति का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है। ये सब किताब का अनुवाद किया जाता है किसके द्वारा, एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा, जो कि विलियम जोन्स के द्वारा स्थापित किया जाता है। अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है अनुवाद, लेकिन यह ध्यान रखना है। वहीं पर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की यदि बात करें, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे आपको मैकेंटोस के द्वारा स्थापित किया जाती है और 1804 ईस्वी में स्थापित की जाती है। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये भी सही है, ये भी सही है। उसके बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1823 ईस्वी में, ये तो लंदन में स्थापित की जाती है और हेनरी आपको थॉमस कॉलब्रुक के द्वारा की जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको ब्रुक के द्वारा की जाती है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। वहीं पर यदि बात करें लैंड आपको होल्डर सोसाइटी की बात करें, ये कब की जाती है, 1838 ईस्वी में की जाती है। 1838 इसको काट के क्या कर देना है, 1838। और 1838 में क्या, यहाँ पर जो है राधाकांत देव रहते हैं, देवेंद्र नाथ टैगोर रहते हैं, और जमींदारों के लिए ये उत्थान के लिए क्या होता है, लैंड होल्डर्स, नाम है लैंड होल्डर सोसाइटी, ठीक है। तो कब, 1838 ईस्वी में। आंसर आपका यही सही होगा। थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है तो इसको सुधार कर लीजिएगा, 13 के बदले में 23 करिएगा, ठीक है। चले आगे, समझ रहे हैं बात को, सुधार करेंगे, प्रश्न में सुधार करेंगे, जो प्रश्न आपको मिला था उसमें सुधार करेंगे। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, क्या आगे लिखा हुआ, चलिए आगे लिखा हुआ होगा सोसाइटी यहाँ पर, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखा हुआ, निम्नलिखित में से किन क्या कहते हैं राष्ट्रवादी नेताओं ने जो है धन निष्कासन, निष्कासन भी गलत लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, समझ चलिए, समझ से आ जाएगा। निष्कासन आपको घातक प्रभाव की चर्चा करते हैं, तो यहाँ पर आपको आरसी दत्त बिल्कुल सही है, एम.जी. रानाडे बिल्कुल सही है, और दादा भाई नौरोजी बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर तीनों सही है, ठीक है, ये तीनों ध्यान रखेंगे, ये तीनों सही है। चलिए आगे देख लेते हैं, मुस्लिम लीग का जो संस्थापक है, आसान सा प्रश्न है, 1906 ईस्वी में ढाका में किसके द्वारा, सलीमुल्लाह खां, ठीक है। आगा खां रहते हैं, प्लस क्या कहते हैं, नवाब आपको सलीम मुल्ला रहते हैं, तो आपको नवाब सलीम मुल्ला और आगा खां दोनों के द्वारा, लेकिन जब यदि दोनों भी नाम यहाँ रहेगा और किसी एक को चूज करना है तो नवाब ही है, ये राजा यही रहते हैं सलीमुल्ला, क्योंकि सर्वाधिक रुपया इन्वॉल्व यही करता है, तो नाम भी इसी का लेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, सलीमुल्ला इन्हीं का वो भाई रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि भाई है तो अलग हो गया, तो ये यहां पर याद रखेंगे। ये तो प्रश्न वैसे आपके लिए आसान सा प्रश्न बन जाता है, ठीक है। आगे चले, चलिए मुस्लिम लीग के संस्थापक समझ चुके होंगे कि नवाब आपको सलीमुल्लाह थे। और यदि आगे बात करते हैं कि आपको अगला प्रश्न आप लोगों के लिए कौन सा है, तो प्रश्न आप लोगों के लिए जो निकाल रहे हैं अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए यहीं पर है, फिलोसफी ऑफ द बम, फिलोसफी ऑफ क्या लिखा है, ऑफ कर्बम, फिलोसफी ऑफ कर्बम, फिलोसफी ऑफ द बम होगा, ठीक है, ऑफ द बम, ठीक है, कोई बात ना, ऑफ का बम कर दे, फिलोसफी ऑफ द बम होगा, ठीक है। फिलोसफी ऑफ द बम आपको देखने को मिलता है, ये जो आपको बम का जो दर्शन देखने को होता है, ये कहां पर, ये आपको भगवती चरण बोहरा के द्वारा ये आपको लिखा गया, दर्शन कर सकते हैं, ये लिखा गया किताब है, आपको भगवती चरण बोहरा के द्वारा ये किताब लिखी गई है, तो ये ध्यान रखना है। फिलोसफी ऑफ द बम ये किसके द्वारा है, तो आपको भगवती चरण बोहरा के द्वारा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, अगला प्रश्न यहां से है, थोड़ा सा इधर है थोड़ा उधर है। तो आपको भारत में क्या कहते हैं, गुप्त काल वास्तुकला के विकास के संदर्भ में निम्न कथनों को कौन सा कथन आपको सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो मथुरा का कला जो है गुप्त काल में जो फूल पत्ती, ठीक है, ये जो फूल पत्ती वाला है तो इसको हटा दीजिए और उसके बाद सब सही है, ठीक है, यहाँ पर ये फूल पत्ती। चले आगे चले, अगला प्रश्न लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, आपको क्या कहते हैं, किस सैंधव कालीन किस आपको सैंधव कालीन स्थल से जो है जल संग्रहण विकसित प्रमाण मिलता है, तो जल आपको कहां पर, ये आपको सिंधु घाटी सभ्यता से आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो आपको देखने को मिल रहा है, ऐसा कौन सा स्थल देखने को मिल रहा है जहां पर जल संग्रहण विकसित प्रमाण मिलता है, तो जल संग्रहण विकसित आपको पढ़ा चुके हैं, कहां पर, आपको धौलावीरा में, धौलावीरा से यहीं पर आपको ध्यान रखना है कि आपको एक तो जल संग्रहण का प्रमाण मिला है, और वहीं पर आपको एक लाइन और लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे, स्टेडियम। यदि कभी पूछे कि स्टेडियम कहां से प्रमाण मिलता है, तो स्टेडियम भी आपको धौलावीरा से। और धौलावीरा की खोज कब होती है, तो आपको 1967 ईस्वी में धौलावीरा की खोज कब होती है, 1967 ईस्वी में, और किसके द्वारा, ध्यान रखेंगे 1967, जेपी जोश और आर एस बिस्ट के द्वारा, जेपी जोश और आर एस बिस्ट, जेपी जोश कर सकते, जेपी जोशी और आर एस बिस्ट के द्वारा, जेपी जोशी और आर एस बिस्ट, जेपी जोशी और आर एस बिस्ट के द्वारा ये 1967 ईस्वी में किस नदी के किनारे है, नदी ये चले जाएंगे कच्छ में, चले जाएंगे आपको लूनी नदी के किनारे अवस्थित देखने को मिलता है, और यहाँ पर स्टेडियम, और इसको धौलावीरा को जो है 2021 में, याद होगा कि 2021 में जो है इसको यूनेस्को स्थल की सूची में जो है सूचीबद्ध किया गया था, आपको 2021 में यूनेस्को के, ऐसा प्रश्न आ सकता है, ऐसा कौन सा स्थल है
सिंधु घाटी सभ्यता का, जो कि जिसको कि यूनेस्को का स्थलबद्ध सूची में स्थलबद्ध किया गया है। ये धौलावीरा आपको स्थलबद्ध है, जो कि 2021 में इसको सूचीबद्ध किया गया था। तो धौलावीरा इंपोर्टेंट है और आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राखी गढ़ी के बाद जो है धौलावीरा कहीं स्थान आता है सबसे बड़ा क्षेत्रफल में। यहाँ पर कदम है, और कदम का संस्थापक आपको देखने को मिलता है, किसके द्वारा देखने को मिलता है? मयूर शर्मन के द्वारा देखने को, किसके द्वारा? मयूर शर्मन, जो कि आपको 345 के आसपास में, आपको 345 के आसपास में इसकी जो है कह सकते हैं स्थापना किया जाता है। तो मयूर शर्मन ये याद होगा। आगे आते हैं, ये प्रश्न आसान है। मुगल शासक अकबर ने जो है मजहर की घोषणा जो देखने को मिलता है, जिसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य सीधी सी बात था कि धार्मिक वातावरण की स्थिरता को प्रदान करना। क्या था? धार्मिक स्थिरता। ये जो है लगता था कि इसको जो है अकबर को, ये जो मजहर की जो स्थापना क्या था, उलेमा सब क्या करता था? अपने अनुसार से, मतलब कि शरीयत के हिसाब से जो है कुछ चीज को फैसला देता था। लेकिन हिंदू बहुल था, तो इसी वजह से धार्मिक मामलों के जो है अकबर जो है अपने पास बोला कि इसकी फैसला जो है अंतिम तौर पर जो है अंतिम अधिकता जो है किसके पास रहेगा? अंतिम फैसला मेरे पास रहेगा, ठीक है, उलेमाओं के पास नहीं रहेगा। तो उलेमाओं से लेते हुए जो है ये किसके पास चला जाता है? एक तरह से अकबर के पास। इसी वजह से आपको धार्मिक वातावरण को स्थिरता प्रदान करने की वजह से ये आपको लाइन बिल्कुल सटीक लाइन लिखा हुआ है। आंसर आगे देंगे तो आंसर अगला प्रश्न करेंगे कि अगला प्रश्न क्या है। 1857 के विद्रोह में जब बिहार में आपको शुरुआत होती है तो रोहिणी, वही आपको देवघर के आसपास देखने को होता है रोहिणी, और रोहिणी के आसपास, देवघर के आसपास में आपको भागलपुर आ जाता है, तो उसके बाद पटना, तो आपको उसके बाद मुजफ्फरपुर। तो आंसर कौन सा बनेगा? आपको आंसर 1 बनेगा, है ना। यहाँ पर आपको स्टार्ट कर सकता है, यदि बात करेंगे आपको कब स्टार्ट होता है, 12 जून को कर सकते हैं कि आपको रोहिणी से 3 जुलाई को आपको कहां पर? पटना में देखने को मिलता है। तो ये आंसर आपका बनेगा कौन सा? आपको ए नंबर, ये आंसर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बिहार में क्या कहता है? मलिक बयां का मकबरा किस वंश से संबंधित है? तो मलिक चलिए यहाँ पर, अरे कट गया प्रश्न, चलिए आगे है लिखा हुआ, चलिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ आपको बिहार में जो है स्थित आपको मलिक बयां का मकबरा जो है किस वंश के शासन में बनाया गया था? तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि किस शासन काल में। पढ़े हैं मलिक बयां के बारे में? यदि बिहार अच्छे से पढ़े होंगे तो वहां पर ये सूफी संत हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? ये सूफी संत हुआ करते थे, और तुगलक वंश से इसका संपर्क था। और यदि बात करें कि इसका मकबरा है कहां पर, तो आपको बिहार शरीफ में। कहां पर है? सूफी संत का मकबरा। यदि बात करें कहां पर है, तो ये आपको बिहार शरीफ में है ना। तुगलक वंश से संबंधित है। तुगलक वंश यहाँ पर ध्यान रखना है, किस वंश के शासन में ये बनवाया गया था। तो उस वक्त जो है तुगलक वंश का हुआ करता था शासक। और मलिक बयां ये क्या है? सूफी संत है, सूफी संत है, और इनका मकबरा है कहां पर? तो बिहार शरीफ, नालंदा जिला, बिहार शरीफ। नालंदा का मुख्यालय बिहार शरीफ ही है, तो आपको बिहार शरीफ में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, आंसर आपको तुगलक वंश होगा। चले आगे बात करें। निम्नलिखित आपको क्या है? कथनों नहीं होगा, कथनों होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा है, टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, कथनों पर विचार करना है। चलिए देख लेते हैं। वैदिक साहित्य में जो है बिहार को जो है कीकट शब्द का उपयोग, चलिए बिहारियों के लिए कीकट है, बिहार के लिए नहीं, ये मगध के लिए कीकट। किसके लिए? मगध के लिए। ये भी आंसर शीट में आंसर गलत था। मगध का जो क्षेत्र आपको देखने को मिलता है, मगध के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि मगध के लिए कहा ऐसा गया था। मगध वाला जो लोग है, मेरे द्वारा नहीं कहा जा रहा है, ये आपको क्या ऋग्वेद में जो कहा गया, उल्लेख किया गया, उसके द्वारा कहा जाता है। वैदिक साहित्य में जो है आपको मगध जो एक तरह से क्या है? अछूतों की भूमि कह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कीकट शब्द का प्रयोग किया गया, किसके लिए? मगधों के लिए प्रयोग किया गया। जबकि राजकुमार परवेश का जो है आपको देखने को होता है, यहाँ पर राजकुमार क्या है? राजकुमार परवेश बिहार का राज्यपाल बनता है। तो ये जहांगीर के शासन काल में जो आपको राज्यपाल बनता है। किसके शासनकाल में? ये जहांगीर के शासनकाल में। तो जहांगीर के शासनकाल में वही 1627 से के आसपास, 1627 के आसपास। चलिए कर्नाट आपको वंश के संस्थापक आपको नान्यदेव, बिल्कुल ठीक है, आपको 1097 में आपको इसकी स्थापना करते हैं, सही है। कर्नाट वंश आपको बिहार से संबंधित है। आपको क्या कहते हैं? कर्नाट वंश का संस्थापक आपको 1097 मिथिला के क्षेत्र में कर्नाट वंश। पाटलिपुत्र की यदि बात करें कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा? उदयीन के द्वारा होगा, उदयीन, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा सुधार करने का, टाइपिंग मिस्टेक है, उदयीन होगा। तो पाटलिपुत्र की स्थापना बिल्कुल सही है, उदयीन के द्वारा। तो आंसर क्या बनेगा? आपको ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और आंसर केवल आपको गलत है, एक नंबर। तो और क्या पूछ रहा है? कथनों पर विचार करें। और पूछ रहा है कि असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन कौन है? जो मेरा गलत है वही असत्य है। इसका मतलब है केवल क्या बनेगा? आंसर मेरा क्या बनेगा? आंसर बनेगा केवल, आपको एक आंसर बनेगा। सुधार करेंगे, थोड़ा सा प्रश्न सुधार करेंगे। आप लोगों को डी मरवा, क्या मरवा दिया गया है? केवल 4, तो केवल 4 ने उदयन, तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, गलत नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। जबकि बिहार के लिए, पूरी बिहार के लिए नहीं, कीकट शब्द का जो प्रयोग किया गया था केवल मगध वाले के लिए प्रयोग किया गया था, केवल मगध वाले के लिए प्रयोग किया गया था, ध्यान रखेंगे। चले आगे, चलिए बिहार साइंटिफिक आगे होगा प्रश्न। चलिए आगे है प्रश्न, आगे है नहीं है प्रश्न, चलिए यहां पर ले लेते हैं।
बिहार आपको साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो बिहार आपको साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना, जैसे ही पूछे कि बिहार आपको साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना तो किसके द्वारा किया जाता है? आप लोग पढ़े होंगे कि आपको क्या नाम है, इमदाद आपको अली खां, किसके द्वारा? इमदाद आपको अली खां। तो इमदाद अली खां जो आपको देखने को मिलता है ये मुजफ्फरपुर में करते हैं, आपको स्थापना करते हैं आपको 1868 ईस्वी में। ठीक है, कहां पर? इमदाद आपको 1868 ईस्वी में, कहां पर? मुजफ्फरपुर में। ये ध्यान रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद आ जाता है अंतरराष्ट्रीय आपको भारतीय फिल्म अकादमी, जिसको आईफा बोलते हैं, आपको 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। तो 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो दिया गया, किसको दिया गया था? आपको लापता लेडीज को दिया गया था। लापता लेडीज रवि किशन का फिल्म है, बेहतरीन फिल्म है ना, आप देख सकते हैं। और इसी फिल्म को जो है 2025 के लिए हम लोग ऑस्कर के लिए भेजे थे, लेकिन ये फिल्म नहीं जीत पाता है। और ऑस्कर जीतता कौन है? यहाँ पर जो आपको अनोरा लिखा हुआ है, यही 2025 का जो है ऑस्कर विजेता फिल्म है। ऑस्कर विजेता फिल्म है कौन सा? आपको अनोरा। ठीक है, और इस बार हम लोग किस फिल्म को भेजे हैं? आपको होम बाउंड को भेजा है। करंट अफेयर्स में करवाए हैं, विस्तार से करवाए हैं। होम बाउंड को ध्यान रखना है। वे आपको शाहनवी कपूर अभिनेत्री है, उसमें विशाल सेठवा आपको, ईशान खट्टर आपको, खट्टर देखने को मिलते हैं, हीरो है, अभिनेता है। आयुष्मान आपको भारत, आपको वय वंदना है। ठीक है, यहाँ पर वच नहीं होगा, वय वंदना देखने को मिलता है। आयुष्मान आपको वय वंदना योजना की शुरुआत जो देखने को मिलता है, कहां से देखने को मिलता है? नई दिल्ली। आप लोगों का आंसर शीट में करवाया गया था पुदुचेरी में किया गया था, लेकिन बाद में, लेकिन यहां पर याद रखेंगे नई दिल्ली जो रेखा गुप्ता के द्वारा स्टार्ट होती है वय वंदना योजना, यहां पर ध्यान रखना है कि आपको नई दिल्ली। उसके बाद वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यदि बात करें, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में जो है भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान आपको याद है 100 कितना? 118वां। बिल्कुल ठीक है, 118वां यदि बात करते हैं तो आपको 118वां स्थान जो है किसको दिया गया है? भारत का आपको हैप्पीनेस इंडेक्स में है, बिल्कुल सही है। यदि बात करें प्रथम स्थान पर कौन सा है, तो प्रथम स्थान पर यहाँ पर कौन सा? फिनलैंड है। प्रथम स्थान पर कौन सा है? आपको फिनलैंड है। और लगातार आपको 8वें वर्ष आपको ध्यान रखना है कि लगातार आपको 8वें वर्ष जो है ये फिनलैंड आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कब? तो आपको ये आपको नंबर 1 पर है। वहीं पर बात करें कि यहाँ पर 2025 में कौन सा होगा? आपको 118वां स्थान होगा। तो ये 2025 याद रखेंगे, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। यदि बात करें कुल कितने देशों की सूची रखा गया था, तो कुल आपको याद रखना है 147 देशों की सूची तैयार किया गया था। और 147 देशों में सबसे अंतिम यदि बात करें कि 147 देशों में सबसे अंतिम स्थान कौन सा था? तो अफगानिस्तान था। कौन सा था? अफगानिस्तान सबसे अंतिम सूची में था। वहीं पर यदि बात करें कि हम लोग पाक से थोड़ा सा, पाक यहाँ पर सही है, पाकिस्तान यदि बात करें कि पाकिस्तान का यहाँ पर सूची में कहां पर है, तो पाकिस्तान आपको 109 स्थान पर है। तो पाकिस्तान हम लोगों से ज्यादा खुश है। ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है पाकिस्तान हम लोगों से कह सकते हैं कि थोड़ा सा ठीक ठाक उसका रैंकिंग देखने को मिलता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी होता है खुश कर दिया जाता है ना, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए, हैप्पीनेस इंडेक्स आपको ध्यान रखना होगा। भारत का स्थान आपको 118वां, और प्रथम स्थान पर याद रखिएगा, प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? प्रथम स्थान पर आपको लगातार फिनलैंड चल रहा है। और अंतिम स्थान आपको 147वां स्थान आपको अफगानिस्तान का। ठीक है, आगे चले। सबसे तेज आपको क्या कहते हैं? 6000 वनडे रन बनाने वाले एशियाई खिलाड़ी कौन से बने हैं? तो यह भी जो है पाकिस्तान से संबंधित है। 6000 वनडे रन बनाने वाले एशियाई पहले खिलाड़ी जो बनते हैं आपको सबसे तेज, तो ये कौन है? बाबर आजम है। ठीक है, बाबर आजम, अच्छे से याद रखें, बाबर आजम। बिल्कुल ठीक है, बाबर आजम। चले आगे चले, चलिए। तो यहां पर बाबर आजम बनना चाहूंगे। हाल ही में क्या कहता है, किस राज्य ने जो है सम्मान पूर्वक मरने की बात कर रहा है कि मरने का ऐसा कौन सा है कि जो क्या कहते हैं सम्मान पूर्वक मरने के अधिकार को मंजूरी दे दी गई है? वैसे कहीं पर भी 21 जो है आपको देखने को मिलता है कि 21 को छेड़छाड़ नहीं किया जाता है, लेकिन मरने कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि गंभीर है और लाइलाज बीमारी से ग्रसित है, ऐसे व्यक्ति जो कि गंभीर है और लाइलाज बीमारी से ग्रसित है, वैसे व्यक्ति को जो है मरने का एक तरह से सूचीबद्ध कर दिया गया है। और ऐसा कौन सा राज्य होगा? ऐसा राज्य होगा आपको कर्नाटक। कौन सा राज्य होगा? कर्नाटक। याद रखेंगे, ये प्रश्न आ चुका है, तो आप देख रहे हैं सेट में आपको पूछा जा चुका है। आगे आ जाते हैं, अगले प्रश्न बात करते हैं कि विश्व बैंक आपको रसद सूचकांक 2025 वाला ही बात कर रहे हैं कि 2025 में सूचकांक जो है कौन सा आपको स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यहाँ भारत का स्थान जो देखने को मिलता है, लॉजिस्टिक के बारे में बात करेंगे। लॉजिस्टिक के अंतर्गत, तो लॉजिस्टिक के अंतर्गत जो यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको 38वां आपको स्थान प्राप्त किया गया है। वहीं पर अगला प्रश्न बात करते हैं कि भारत का पहला चिड़ियाघर आपको जो देखने को मिलता है, चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक कहां पर स्थापित किया गया है? तो बायो बैंक जो आपको स्थापित किया गया है, ये बायो बैंक में क्या स्थापित किया जाएगा? एक तरह से वैसे आपको जीव को रखा गया है जो जीव कह सकता है कि एक तरह से रेड लिस्ट के अंतर्गत रखा गया, उसके डीएनए को जो है उत्तक को क्या किया जाएगा? संरक्षित रखा जाएगा। ये कहां पर? तो आपको वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग वाला जो चिड़ियाघर है, यहां पर आपको ये बायो बैंक का निर्माण किया गया है। तो आंसर बनेगा आपका कौन सा? सी नंबर आंसर बनेगा। बिल्कुल सही आंसर चल रहा है। ठीक है, चले आगे। चलिए, आपके लिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न चलिए यहाँ पर है, सूचकांक ये हो चुका है। चलिए यहाँ पर आते हैं 74 नंबर प्रश्न पर आते हैं कि 74 नंबर पर प्रश्न पर क्या है। चलिए ठीक है,
और 74 नंबर तो आसान है, ठीक है, कि आपको केंद्रीय आपको बजट 2025-26 में जो जेंडर आपको बजट आवंटन जो कितना रखा गया था, ये आपको 8.86%। एक दो डाटा इस तरह का रहेगा, तो एक दो डाटा इस तरह का रहेगा, तो इसको अच्छे से आपको याद रखना होगा, तो ध्यान रखिएगा। तो आपको 8.86। चलिए आगे ले लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, यहां पर है आपको फिर से करंट अफेयर्स कर रखा था। करंट अफेयर्स देख रहे हैं कितना पूछा जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी आपको इंटरनेशनल 2024 की सूची आपको स्थान आपको 18वां, बिल्कुल ठीक है। आपको विश्व बैंक आपको लॉजिस्टिक, ये भी आपको क्या कहते हैं, देख रहे हो लॉजिस्टिक के बारे में अभी जस्ट बात किया, लॉजिस्टिक आपको कितना 38वां, जस्ट आपको प्रश्न ऊपर में बात किया। देखिए लॉजिस्टिक आपको परफॉर्मेंस, यदि यहीं पर आपको हिंदी में लिखा हुआ है, यदि देखिएगा इसे कहां चला गया, रसद है ना, रसद प्रदर्शन सूचकांक वर्तमान में जो आपको रखा गया। एक ही प्रश्न देखिएगा, दो जगह पूछा गया, तो यहां पर आपको करवा चुके हैं 38वां, और यहां पर देखा क्या कूट में देखिए पूछ दिया गया है। यहां पर जो आपको कूट में ट्रांसपेरेंसी आपको इंटरनेशनल 2024 सूची में आपको 18वां स्थान, बिल्कुल ठीक है। और विश्व बैंक आपको लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में जो इंडेक्स में देखने को होता है 2023 का, देख रहे कितना पुराना पूछ रहा है, 2023 का रखना पड़ेगा एक दो आपको डाटा इस तरह का। 38वां जो देखने को मिल रहा है, ये आपको देखने को मिल रहा है कि ये भी सही है 38वां, तो आपको एक और दो दोनों क्या जा रहा है, एक और दो दोनों आपको सही जा रहा है आंसर, ठीक है। आगे चले, एक और दो ठीक लगा था, चलिए ठीक है, ये सही है। चलिए आप लोगों का क्लास कितने बजे से है? 6:20 में। कितना समय हो चुका है? 10 मिनट है। चलिए कोई सर आ रहे होंगे, है ना, चलिए होने ही वाला है, जहां तक 5 मिनट में होगा छोड़ देंगे। फोर्ब्स क्या कहता है आपको, 2025 दुनिया का सबसे आपको शक्तिशाली देशों का भारत का जो स्थान रखा गया है। यहाँ पे फोर्ब्स के बारे में बात कर रहे हैं, आपको अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, अर्थव्यवस्था में जो हम लोग कहां पर है, तो पूरे विश्व में हम लोग 12वें स्थान पर है, जबकि सैन्य के अंतर्गत हम लोग कहां पर है, चौथे स्थान पर है। सैन्य में याद रखिएगा चौथे स्थान पर है, जबकि आपको अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो हम लोग कहां पर है, 12वें स्थान पर है। आते हैं समय थोड़ा सा कम, तो हम लोग जल्दी जल्दी बात करेंगे। उसके बाद है आपके लिए मैथ है ना, मैथ रीजनिंग ये सब आप पढ़िएगा बनाइएगा, मैथ सब तो बात करेंगे नहीं। यहां पर आते हैं सबसे आपको गुण सूत्र क्या है, सबसे कम गुण सूत्र वाला, तो सबसे कम गुण सूत्र वाला आता है। डायरेक्ट बात करते हैं कि सबसे कम गुण सूत्र किसमें पाया जाता है, आपको हेप्लोपोपस आपको ग्रेजिलिस में सबसे कम पाया जाता है। किसमें सबसे कम, आपको हेप्लो में, जबकि सबसे ज्यादा यदि बात करेंगे ओफियो आपको ग्लोसम में पाया जाता है। ओफियो ग्लोसम में सबसे आपको ज्यादा, इतना याद रखिए काफी है, सबसे ज्यादा, जबकि सबसे कम किसमें, तो सबसे कम आपको हेप्लोपोपस आपको ग्रेजिलिस में पाया जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। सभी प्रश्न लगभग आप लोगों का होने के आसपास है ना। तो जो मैथ सब जो है, मैथ आपके लिए कहाँ कितना 5 से 6 पूछा जाता है, तो 5 से 6 जो पूछा जाता है आप लोग याद रखेंगे, 5 से 6 ये बना लेंगे आप लोग अपने से, है ना। चलिए उसके बाद यहीं पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक दो प्रश्न और है, तो वो रीजनिंग का अंतर्गत है, लेकिन जीएस संबंधित है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। कबूतर शांति, वैसे रीजनिंग है, ठीक है, कि कबूतर जो आपको ये शांति का प्रतीक है, इसी तरह से आपको श्वेत ध्वज जो है किसका, आत्मसमर्पण का प्रतीक होता है। तो ये आंसर आप रीजनिंग से संबंधित है। उसके बाद सांकेतिक भाषा, ये भी आपको रीजनिंग है, रीजनिंग भी। प्रदूषण, ये भी देखिए रीजनिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं जीएस से संबंधित है, ये आपको बता देते हैं। यहाँ पर प्रदूषण जो है, पेड़ लिखा हुआ है, इसको सुधार करिएगा थोड़ा सा, प्रश्न में आज का टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा ज्यादा है, पेड़ होगा। तो प्रदूषण को जो किससे कंट्रोल कर सकते हैं, पेड़ से कर सकते हैं प्रदूषण को। उसके बाद मलेरिया को किससे कर सकते हैं, तो मलेरिया आपको एक रोग होती है, और इसको जो है किससे, कुनेन, ठीक है। तो आपको जो देखने को मिलता है, सिनकोना का पेड़ से निकालते हैं कुनेन की छाल, कुनेन गाड़ते हैं, और कुनेन से हम लोग मलेरिया के दवा को बनाते हैं, और मलेरिया ठीक करता है। और मलेरिया किससे होता है, मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से होता है, प्लाज्मोडियम से देखने को मिलता है, ठीक है। मादा एनोफिलिस याद रखेंगे। आगे लेते हैं, अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, कि आपको प्रसिद्ध आपको लिंगराज मंदिर देखने को होता है। प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर कहां पर है, तो लिंगराज मंदिर आप लोग जानते हो कि लिंगराज मंदिर कहां पर है, इसके बारे में बताना क्या आवश्यकता है, कि लिंगराज मंदिर कहां पर है, भुवनेश्वर में है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। और गंग वंश के द्वारा बनवाया गया है। तो ये सब एक दो प्रश्न आपको इस तरह के देखने को मिलेगा, आसान प्रश्न है अंतिम में। उसके बाद प्राचीन भारत में जो मंदिरों का शहर, प्राचीन भारत के बारे में बात करेंगे। प्राचीन भारत में मंदिरों का शहर किसको बोला जाता है, तो आपको ए होल को बोला जाता है। जबकि वर्तमान में यदि बात करेंगे, वर्तमान में जैसे ही वर्तमान आएगा, चलिए नहीं लिखा हुआ है यहां पर दे देते हैं। वर्तमान में यदि बात करेंगे, वर्तमान में मंदिरों का शहर किसको बोला जाता है, तो वर्तमान में आपको भुवनेश्वर को ही बोला जाता है। किसको बोला जाता है, आपको भुवनेश्वर को, वर्तमान में भुवनेश्वर को। और यदि बात करें कि मंदिरों, हजार मंदिरों का शहर किसको बुलाता था, हजार मंदिरों का शहर जो बुलाता है किसको बुलाता है, वो हुआ कांचीपुरम है। कांचीपुरम है लिखा हुआ, कांचीपुरम भी नहीं लिखा हुआ, चलिए कोई बात नहीं, आप याद रखिएगा कांचीपुरम क्या होता है, हजार मंदिरों का शहर। इस तरह से पढ़ते होंगे ना, हजार झीलों का शहर, हजार, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना है आपको, क्या कहते हैं, हजार मंदिरों का शहर किसको, कांचीपुरम को बुलाया जाता है। जबकि आपको वर्तमान में सर्वाधिक मंदिर 730 मंदिर आपको देखने को मिलता है, कहां पर, भुवनेश्वर में देखने को मिलता है। लेकिन प्राचीन यदि लगा देंगे, प्राचीन समय में जो मंदिरों का शहर किसको बुलाता था, तो ए होल को बोला जाता था। ये आपको कर्नाटक के भाषा के अंतर्गत में लिखा हुआ है। चले आगे, चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। यहीं पर आपको आप लोगों के लिए है
कि वर्साई की संधि, तो वर्साई की संधि आप लोग को पढ़ाया गया होगा। वर्साई की संधि प्रथम विश्व युद्ध में कि वर्साई की संधि कब होती है, तो वर्साई की संधि कब होती है, आपको प्रथम विश्व युद्ध के बाद होती है, 1919 ईस्वी में होती है ना। क्या लिखा हुआ, वर्साई की संधि प्रथम विश्व युद्ध में आपको जर्मनी। चलिए, तो यहाँ पर अभी याद रखेंगे, आपको ध्यान रखेंगे प्रथम विश्व युद्ध आपको कब, तो आपको प्रथम विश्व युद्ध सीधी सी बात है आपको जर्मनी के साथ किया जाता है, और इसी को तो मानने से क्या कहता है, जर्मनी मना कर देता है ना। चलिए, तो ध्यान रखेंगे, आपको 28 जून आपको क्या कहता है 1919 में कहां पर होती है, वर्साई कहां पर है, तो वर्साई फ्रांस में है। जबकि वर्साई आप लोग पढ़ेंगे लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां, इसके द्वारा जो एक निर्माण भवन का निर्माण किया जाता है वर्साई, वर्साई एक भवन है, और इसी पैलेस में आपको जर्मनी को बुलाया जाता है और यहां पर संधि की जाती है आपको कब, तो आप 28 जून 1919 को ध्यान रखेंगे, 28 जून 1919 को प्रथम विश्व युद्ध के बाद। जबकि एक और संधि होती है, सेवर्स की संधि होती है, और सेवर्स की संधि किसके साथ होती है, तो सेवर्स की संधि तुर्की के साथ होती है। किसके साथ होती है, और तुर्की को तहस नहस करके काट छांट दिया जाता है, ये पढ़े होंगे। तो तुर्की को, और तुर्की को जो है एक नाम से यहां पर लिखा हुआ, अगला प्रश्न देखिएगा कि तुर्की को जो है किस नाम से आता है, यूरोप का बीमारशाह के नाम से किसको, तुर्की को कहा जाता है। तो तुर्की के साथ किया जाता है सेवर्स की संधि, ये भी आप याद रखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही किया जाती है। और अगले प्रश्न पर आता है कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या, किस पर्यावरण जैव द्रव्यमान वार्षिक आपको उत्पादन कम होता है। यहां पर थोड़ा सा प्रश्न जो है लिखा हुआ, पंपास, प्रेरी, डाउन्स, एसटीपी सभी घास का मैदान दे दिया। सभी घास के मैदान में जो सबसे कम होता है तो आपको प्रेरी में होता है, लेकिन एक प्रश्न यहां पर इस तरह से पूछा नहीं गया है। प्रश्न जो है जहां पर पंपास है, पंपास पे के स्थान पर क्या होगा, आपको गहरे सागर होगा। क्या होना चाहिए, गहरे सागर। यदि प्रश्न इस तरह से रहेगा कि गहरे सागर, तो गहरे सागर में सबसे कम, तब आंसर बनेगा गहरे सागर। लेकिन हम अभी हटा देते हैं गहरे सागर, आंसर अभी याद रखिएगा प्रेरी। और प्रेरी का घास का मैदान है कहां पर, ये आपको यूएसए उत्तरी अमेरिका में देखने को होता है आपको, ठीक है। पंपास की बात करेंगे, पंपास कहां पर है, आपको अर्जेंटीना में है। कहां पर है, अर्जेंटीना में। यदि बात करेंगे डाउन्स कहां पर है, डाउन्स आपको ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया लिखते हैं। और एस्टेपी यदि बात करें तो एस्टेपी कहां पर, यूरेशिया ले लेते हैं, दोनों एशिया और यूरोप का भाग जो आपको रशिया यूक्रेन का भाग होता है, एस्टेपी, ठीक है। तो एस्टेपी लिखा हुआ है, स्टेप लिखा है, तो एस्टेपी इसको कर दीजिए, एस्टेपी घास का मैदान, ये आपको ध्यान रखना है। और सभी आपको किस प्रकार का घास का मैदान है, आपको सभी शीत घास का मैदान है। चलते हैं आगे, बात करते हैं आपको किस देश में जो सर्वाधिक आपको अम्लीय वर्षा होता है। तो अम्लीय वर्षा आप जानिएगा कहां पर सर्वाधिक, आपको नॉर्वे में होता है अम्लीय वर्षा। कहां पर, तो यहां पर जो आंसर बनेगा ये नॉर्वे बनेगा। आगे आपके लिए लिखा हुआ क्या, यूरोप का बीमार। चलिए हो चुका है, ये सब हो चुका है, प्रश्न हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीट पर यहाँ पर चुनाव पूछा है कि कितनी सीटों पर ये चुनाव लड़ा था, तो आपको पता होना चाहिए। 101 दोनों बांटा था, और 101 में कौन कौन कितना जीता था ये भी पूछा गया। कुल मिलाकर याद रखिएगा 202 सीटों पर क्या देखने को मिलता है, आपको जीता गया। और ये भी प्रश्न आप लोगों को करवा चुके हैं, और प्रश्न आपको आ चुका है बिहार दरोगा वाला सेट प्रैक्टिस में, है ना। तो ये ध्यान रखना है, जितना भी आपको नवंबर वाला सभी करंट में आ चुका है, और ये भी आपको नया सेट है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है बिहार में चुनाव में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ी थी, तो आप ध्यान रखना है, दोनों आपको जदयू और भारतीय जनता पार्टी दोनों आपको 101 बांटता है अपने आप को, ठीक है। तो ये आपके लिए बराबर है, और जीतता कितना है, कुल मिला के 102 सीट एनडीए, एनडीए याद रखिएगा आपको 102, जबकि आपको महागठबंधन कितना, तो 35। चलते हैं विश्व आपको शिक्षक दिवस। विश्व शिक्षक दिवस आप लोग मना चुके होंगे, और विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, विश्व लगा हुआ रहेगा तो आपको शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। जब राष्ट्रीय शिक्षक दिवस रहेगा तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो मनाते हैं कब मनाते हैं, ये आपको 5 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर इतना ही ध्यान रखना है। 11 दिसंबर की बात करें तो आपको राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है, और प्रत्येक दिन आपको करवाते हैं करंट अफेयर्स में, आपको दिवस करवाते हैं राष्ट्रीय पर्वत दिवस, ठीक है। और उसके बाद 14 अक्टूबर को छोड़ दीजिए, उसे मानक दिवस मनाया जाता है। तो मानक दिवस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, तो यहाँ पे छोड़ देते हैं। अगले प्रश्न पे बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है ना। चलिए, यहां पर है हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग के बारे में पढ़ाए होंगे कि आपको हिंडनबर्ग जो रेखा होता है, जहां पर पढ़े होंगे जरूर पढ़ाया गया होगा टीचर के द्वारा। क्या हिंडनबर्ग कहां पर है, तो जर्मनी और किसके बीच में, पोलैंड। और यहीं पर आपको एक और रेखा देखने को मिलता है, ओडरनीसे देखने को मिलता है, ओडरनीसे। तो ओडरनीसे रहे या रहे आपको हिंडनबर्ग रहेगा, तो दोनों रेखा आपको जो देखने को मिलता है ये कहां पर देखने को मिलता है, आपको जर्मनी में देखने को मिलता है। वहीं पर यदि बात करेंगे जर्मनी और फ्रांस के बीच में, यदि बात करेंगे जर्मनी और फ्रांस के बीच में कौन सी रेखा देखने को मिलता है, तो आपको मैगी नोट आपको जो देखने को मिलता है ये फ्रांस के बीच में। और वहीं पर जर्मनी और फ्रांस के बीच में एक और रेखा सीज फायर्ड देखने को मिलता है, सीज आपको फायर्ड। ये सीज फायर्ड ये यहाँ पर रूस और फिनलैंड के बीच में यदि बात करते हैं मैनरहीन,
मैनर आपको हीन देखने को मिलता है। कौन सी रेखा? मैनर हीन देखने को मिलता है। वही यदि बात करेंगे भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ को छोड़ के बात करेंगे, रेड क्लिफ तो आपको सभी को याद है। 24वीं समानांतर रेखा कहां पर? तो आपको भारत पाकिस्तान, तो 24वीं समानांतर। उसके बाद बात करेंगे सर क्रीक किसको विभाजित करता है? तो सर क्रीक भारत पाकिस्तान। वहीं पर बात करें क्या कहते हैं आपको? एलओसी, एलओसी किसको? तो आपको भारत पाकिस्तान। यदि बात करेंगे एलएसी, तो एलएसी जो आपको लद्दाख वाला जो क्षेत्र देखने को मिलता है, ये कहां पर? ये चाइना के साथ। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जबकि आपको रेड क्लिफ तो पता ही होगा, ठीक है, रेड क्लिफ के बारे में बताने का आवश्यकता नहीं है, ठीक है, तो रेड क्लिफ सभी को पता रहता है, ठीक है। तो ये 24वीं आपको याद रखना है, 24वीं समानांतर रेखा सर क्रीक के जस्ट बगल में आपको देखने को मिलता है। ये भारत पाकिस्तान को अलग करता है, सर क्रीक, ठीक है, ये भी आपको भारत पाकिस्तान, एलओसी भारत पाकिस्तान। चलते हैं आगे, बात करते हैं मान बुकर पुरस्कार। और जैसे ही बुकर पुरस्कार आता है तो बुकर पुरस्कार दो आता है, एक आता है आप अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, यहां पर बुकर लगा हुआ रहेगा या मान बुकर लगा हुआ रहेगा, क्या रहेगा? अंतरराष्ट्रीय रहेगा या तो मान बुकर रहेगा। और वहीं पर एक लगा हुआ रहता है, क्या लगा हुआ रहता है? केवल आपको रहता है बुकर पुरस्कार, बुकर पुरस्कार 2025। दोनों के बारे में जल्दी बात करेंगे। और बार बार ये प्रश्न यहां से देखने को मिलता है आपको, मान बुकर है तो मान बुकर इस बार जो जीता गया अंतरराष्ट्रीय किसके द्वारा? नाम याद है? तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले कन्नड़ भाषा में। किस भाषा में? कन्नड़ भाषा में। और कन्नड़ भाषा में दिया गया है, दीपा भस्ती अनुवाद की है, दीपा भस्ती के द्वारा इसको इंग्लिश में लिखा गया है। और किसकी किताब है? बानू बुस्ताक की। ये बानू बुस्ताक आपको लिखती है, बानू बुस्ताक किसमें? आपको कन्नड़ में लिखती है और लिखती है। और उसके बाद इंग्लिश में आपको दीपा भस्ती के द्वारा इंग्लिश में इसको वर्जित किया जाता है और मिलता है आपको कौन सा? मान बुकर कर सकते हैं या अंतरराष्ट्रीय। वहीं पर यदि बात करें केवल आपको बुकर लिखवाने का, ये केवल अंग्रेजी वाला को दिया जाता है। और इस बार जो दिया गया है किसको दिया गया है? डेविड, आपको डेविड साजले को दिया गया है। डेविड आपको साजले को दिया गया है। और डेविड साजले को किस पुस्तक के लिए? पुस्तक याद रखेंगे, फ्लैश पुस्तक के लिए। किस पुस्तक के लिए? फ्लैश पुस्तक के लिए। और बहुत बार आ चुका है, अभी तक में आपको 1 महीने के अंतर्गत ये पुरस्कार दिया गया है, आ चुका है। तो ध्यान रखेंगे बुकर पुरस्कार में अंतर क्या होता है और अंतरराष्ट्रीय ये किसी भी भाषा के लिए, जबकि आपको बुकर पुरस्कार केवल आपको अंग्रेजी भाषा के लिए। आ जाते हैं हम लोग का जो है आज का अंतिम प्रश्न, ठीक है, और रिक्स डॉग के बारे में। तो रिक्स डॉग सभी प्रश्न हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर जो ध्यान रखना है, ये जो आपको क्या है, रिक्स डॉग का जो है विधायक का या कह सकते हैं जो पार्लियामेंट होती है, कहाँ के पार्लियामेंट को बोला जाता है? तो स्वीडन के पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है? आपको रिक्स डॉग बोला जाता है। यदि बात करें किसका? आपको स्पेन का, तो स्पेन को याद है? कोर्टेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोर्टेस। वहीं पर यदि बात करें कि क्या कहते हैं आपको नॉर्वे लिखा हुआ है, तो नॉर्वे का क्या? एस्टोर्टिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एस्टोर्टिंग। और यदि बात करें ऑस्ट्रेलिया का, तो ये फेडरल आपको पार्लियामेंट, फेडरल आपको पार्लियामेंट। तो याद रखेंगे इतना आपको पूरा का पूरा करंट, ये कुछ करंट अफेयर संबंधित है। और पूरा का पूरा जितना दरोगा का सेट था, पूरा 100 प्रश्न आपको करवा दिए हैं। और सुबह से शाम चल रहा है आपको, जहां पर आप दे रहे हैं, ठीक है, नाम आपको बता चुके हैं कि कहां पर ये सेट प्रैक्टिस होती है। और सुबह शाम आपको आते हैं, ठीक है, कुहासा में जो है पूरी तरह से छावनी बनी हुई रहती है। आप आइए, यदि नहीं देते रहे सेट तो आपके लिए बहुत कम समय बचा हुआ है, तो आप दे सकते हैं। लेकिन यहां से जो है आपको केवल मिल रहा है, इस चैनल पर मिल रहा है, केवल ऑनलाइन मिल रहा है ना। तो ध्यान रखेंगे, रखते हैं आज का सेगमेंट यहीं तक। मिलते हैं आप लोगों से कल के क्लास में। ओके, बाय बाय।